चैप्टर 1051। वक्त आ गया है फाइनल का। निया को याद आया जब सिद्धांत ने उसके माता पिता को फंसाकर उसे खत्म करने की तैयारी कर ली थी, तभी अचानक एक रहस्यमय व्यक्ति सामने आया था और उसे अपने साथ ले गया था। और फिर कुछ महीनों बाद सिद्धार्थ उसे वापस धीरज जी के परिवार में लेकर आए थे। लेकिन उन कुछ महीनों में आखिर उसके साथ क्या हुआ था? वो समय जब वह गायब रही, उसमें छिपा सच क्या था? जालिम ने कहा था कि उसके शरीर पर लगी मुहर सिर्फ उसके लुवाश मिश्रित रक्त की ताकत को दबाने के लिए नहीं थी। तो फिर उसका असली मकसद क्या था? मुझे सिद्धार्थ को ढूंढना होगा। सिर्फ वही बता सकते हैं कि उस दौरान आखिर हुआ क्या था। निया के दिल में अचानक बेचैनी उठी। एक अजीब सा अशुभ एहसास उसके सीने में फैल गया। उसे बार बार लग रहा था कि वह कोई बेहद अहम सुराग खो चुकी है, ऐसा सुराग जो उसके आसपास के सारे रहस्यों को खोल सकता था। लेकिन क्या छूटा था, ये उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही निया तुरंत सिद्धार्थ को खोजने निकलने वाली थी, ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। जालिम बिना कुछ बोले पर्दे के पीछे वाली मेज तक गए और हमेशा की तरह शांत अंदाज में कुर्सी पर बैठ गए। निया उलझन में उठी, जल्दी जल्दी अपना कोट पहना, जूते पहनने तक का वक्त नहीं लिया और सीधे दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बाहर तन्मय निझूमी खड़ा था, लेकिन आज उसका चेहरा वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा हमेशा रहता था। जहां आमतौर पर शरारती और बेफिक्र मुस्कान रहती थी, वहां आज गंभीरता और हल्का डर साफ दिख रहा था। तन्मय? निया ने उसे सिर से पांव तक देखा। उसके मन में सवाल ही सवाल उठ गए। ये जानवर जैसा लड़का इतना सीधा कब से हो गया? अब निया, मुझे बस 2 बातें कहनी हैं। जल्दी बोलूंगा, प्लीज मुझे अनदेखा मत करना। तन्मय घबराहट में एक ही सांस में बोल गया, जैसे डर हो कि निया उसे बोलने का मौका ही न दे। निया ने भौहें सिकोड़ ली। बोलो। अरे, उसने दरवाजा बंद नहीं किया? तन्मय खुद ही चौंक गया, फिर जल्दी जल्दी बोल पड़ा। कल तुम्हारा और बुजुर्ग वकराल जी का तय किया हुआ मुकाबला है। कल की लड़ाई के लिए पूरी मेहनत करना। और प्रमुख पारस लंघन जी ने खबर भेजी है, जिन 7 दिनों का आराम तुमने हेमंत दुर्रानी को दिया था, उसमें उसकी ताकत पूरी तरह वापस आ गई है। कल सावधान रहना। एक ही सांस में सब बोलकर वह तुरंत पलटा। ठीक है, मैं चल रहा हूं। और सचमुच ऐसे भागा जैसे पीछे कोई राक्षस खड़ा हो। कौन सा समय? 7 दिन आराम? मैंने कब कहा था ये सब? तन्मय के तूफान की तरह चले जाने के बाद निया के सिर में सवालों की लाइन लग गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसकी कही एक भी बात समझी ही नहीं। निया ने दरवाजा बंद किया और मुड़कर जटायु की तरफ देखा, जो छोटी फीनिक्स और मिनी ड्रैगन को गोद में लिए बैठा था। जटायु, मैं कितने समय तक बेहोश थी? जटायु ने पहले निया को देखा, फिर मेज पर बैठे जालिम जी की तरफ नजर डाली। फिर धीरे से बोला, 10 दिन। 10 दिन। निया की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। ये आखिर हुआ क्या था? वह पूरे 10 दिन बेहोश रही? तो क्या इसका मतलब वह व्यक्तिगत मुकाबले का फाइनल मिस कर चुकी थी? अगर वह नहीं पहुंची, तो सीधा हार मानी जाती। क्या उसने बिना लड़े ही मुकाबला हार दिया? ये तो बिल्कुल बेतुकी बात थी। रुको, अभी अभी तन्मय ने कहा था, उसका और बुजुर्ग वकराल जी का मुकाबला कल है। और हेमंत दुर्रानी को 7 दिन आराम भी मिला। तो उसके बेहोश रहने के दौरान आखिर क्या हुआ था? निया को बिल्कुल भरोसा नहीं था कि बुजुर्ग वकराल जी इतने दयालु होंगे कि उसके बेहोश होने पर मुकाबला टाल दें। कमरे में सन्नाटा फैल गया। निया की नजर धीरे धीरे जालिम जी की तरफ गई।
और उसे महसूस हुआ शायद उसकी बेहोशी के इन 10 दिनों में किसी ने उसके लिए ऐसा कुछ किया था जिसकी कीमत अभी उसे समझ भी नहीं आई थी। और सच क्या है, ये जानने के बाद शायद पूरा खेल ही बदलने वाला था। जारी रहेगा। अगले अध्याय में पता चलेगा कि निया की गैरहाजिरी में किसने लड़ाई के नियम तक बदलवा दिए। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 1052। पहचान में आया बदलाव। जटायु। मैं बेहोश थी उस दौरान आखिर हुआ क्या था। निया ने माथा पकड़ लिया। उसे लग रहा था जैसे उसके सिर पर मुसीबतें एक एक करके नहीं बल्कि झुंड में टूट रही हों। जटायु ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, जब तुम कोमा में थी तब हेमंत दुर्रानी ने पारस लंघन को हरा दिया था, लेकिन उस लड़ाई में वो खुद भी बुरी तरह घायल हो गया। फिर बुजुर्ग वकराल जी ने तुमसे मुकाबला टालने की बात की और तुमने मान भी लिया। इसलिए रुको। निया ने तुरंत बीच में रोक दिया। उसे असली बात समझ आ गई थी। तुम कह रहे हो मैंने बुजुर्ग वकराल जी से बात की और मुकाबला टलवाया, लेकिन मैं तो बेहोश थी ना। जटायु ने होंठ भींचे और चुपचाप जालिम जी की तरफ देखने लगा। इन्होंने तुम्हारा रूप धारण कर लिया था। डैश। निया को ऐसा लगा जैसे आसमान से बिजली सीधे उसके सिर पर गिर गई हो। जालिम उसका रूप बनाकर बाहर गए थे। निया एक पल के लिए पूरी तरह शब्दहीन हो गई। अब उसे समझ आया तन्मय निझूमी उसे देखकर इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा था। अगर उसकी जगह जालिम जी सबके सामने गए होंगे तो निया तो लगभग रो ही पड़ी। इतने सम्मानित, किसी के अधीन ना रहने वाले महान जालिम जी एक छोटी लड़की का भेष बनाकर उसके लिए खड़े रहे। डैश। जालिम। निया की आंखें सचमुच भर आईं। जालिम जी ने बस शांत नजर से उसकी ओर देखा। आपने बहुत मेहनत की। निया की आवाज भर्रा गई। सच में आपने मेरे लिए इतना सब किया। जालिम जी ने हल्के से सिर हिलाया। कोई बात नहीं। डैश। निया दिल से आभारी थी। अगर जालिम जी उसकी जगह सामने ना आते तो अखंड सूर्यभूमि शायद यह मुकाबला हार चुकी होती, चाहे हेमंत दुर्रानी में आखिरी सांस ही क्यों ना बची होती। अगर बुजुर्ग वकराल जी उसे मंच तक उठा लाते तो नियम के अनुसार हार उसी की मानी जाती, और एक बार हार मिल जाती तो अखंड सूर्यभूमि के पास जीतने का कोई मौका नहीं बचता। डैश। निया धीरे धीरे चलकर जालिम जी के पास बैठ गई। आपने इस दौरान जरूर बहुत ऊर्जा खर्च की होगी। अब मैं जाग गई हूं तो आपकी शक्ति वापस भरने में मदद करूंगी। उसे अच्छी तरह याद था, जब भी जालिम जी अपना भौतिक शरीर बनाते हैं उन्हें भारी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, और उसके बेहोश रहने के दौरान तो वे बार बार उसकी जगह सामने आए होंगे। अगर अखंड सूर्य भूमि के लोगों को पता चल जाता कि वह बेहोश है तो पूरा इलाका घबरा जाता। डैश। मैंने तुम्हारी जगह सिर्फ मुकाबले के कारण नहीं ली थी। जालिम जी ने शांत स्वर में कहा। तो फिर क्यों? निया अब बिल्कुल जिज्ञासु बच्चे जैसी हो गई। डैश। जालिम ने आंखें हल्की संकरी की और हाथ उठाकर निया की ओर इशारा किया। अगले ही पल उसकी छाती पर गिरते काले बाल अचानक चांदी जैसे चमकते हुए हो गए। निया का चेहरा तुरंत बदल गया। वह घबराकर शीशे की तरफ दौड़ी। डैश। आईने में दिख रही परछाई देखकर उसकी सांस अटक गई। लंबे चांदी जैसे बाल कंधों पर बिखरे थे। हल्की हरी आंखें जीवन से चमक रही थी। नुकीले कान साफ दिखाई दे रहे थे और उसकी त्वचा बर्फ जैसी निर्मल लग रही थी। डैश। मैं लुवांश बन गई। निया स्तब्ध होकर खुद को देखती रह गई। चेहरा वही था, लेकिन बारीक बदलावों ने उसे अंजलि की परछाई जैसा बना दिया था। वह अब सचमुच एक लुवांश थी। डैश। तभी उसे सब समझ आ गया। जालिम जी ने उसका रूप इसलिए नहीं लिया था कि वह मुकाबला जीत जाए, बल्कि इसलिए कि कोई भी उसकी यह नई सच्चाई ना देख सके। अगर लोग देखते कि एक इंसान अचानक लुवांश बन गया है तो मंथन ग्रह में कैसी हलचल मचती, इसकी कल्पना ही काफी थी।
और जब वह अभी दरवाजा खोलकर बाहर आई थी, उसी क्षण जालिम जी ने तुरंत उसका रूप बदल दिया था, ताकि कोई उसकी असली शक्ल ना देख पाए। डैश। कमरे में कुछ पल तक गहरा सन्नाटा छाया रहा। निया आईने में खुद को देखती रही, और उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी रहने वाली नहीं है, क्योंकि उसकी पहचान का ये बदलाव सिर्फ शुरुआत थी, और शायद अगला सच ऐसा होने वाला था जो पूरे मंथन ग्रह की किस्मत हिला दे। जारी रहेगा। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 1053 शक्ति हो गई कम। हालांकि पांचों दोस्त पहले से जानते थे कि निया के भीतर लुवाश रक्त बहता है, फिर भी अचानक उसका पूरी तरह लुवाश बन जाना, यह बात आसानी से स्वीकार करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। जालिम जी यह सब उसी की भलाई के लिए कर रहे थे। सच तो यह था कि जालिम जी चाहते तो उसे उसके हाल पर छोड़ सकते थे। आखिर दोनों के बीच सिर्फ सहयोग का रिश्ता था। उनकी जिम्मेदारी बस उसकी सुरक्षा तक ही सीमित थी। उन्हें उसके लिए इतना सब करने की कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। निया ने चुपचाप जालिम जी की तरफ देखा। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह बर्फ जैसी शांति थी, कोई भावना साफ दिखाई नहीं देती थी। फिर भी न जाने क्यों उन्हें देखकर उसके मन को अजीब सी राहत मिलती थी। उसे महसूस हुआ, जब तक जालिम साथ हैं सब कुछ संभल जाएगा। और अब वह पहले जैसे ठंडा भी नहीं लगा। कम से कम अब वे खुद से बातें बताने लगे थे, हर बात उसके पूछने का इंतजार नहीं करते थे। जालिम, क्या आप मेरा रूप फिर से पहले जैसा कर सकते हैं? निया ने अपने चांदी जैसे बालों को छुआ। रंग भले ही बेहद सुंदर था, मगर इस रूप में बाहर जाकर लोगों से मिलना उसके लिए नामुमकिन था। जालिम ने बिना कुछ कहे हाथ उठाया। अगले ही पल निया का रूप फिर से इंसानी बन गया। निया ने पलकें झपकाईं। हर बार उसे लगता था कि जालिम की शक्ति समझ से परे है। यह तो किसी भेस बदलने के पोषण से भी बेहतर था। कुछ पल सोचने के बाद निया मेज के पास बैठ गई और गंभीर स्वर में बोली, माँ ने कहा था कि जब मेरा लुवाश रक्त जागेगा तो मेरे शरीर की शारीरिक साधना और जादू दोनों दब जाएंगे। तो क्या मेरी ताकत सच में घट गई है? जालिम जी ने शांत आवाज में कहा। अपना हाथ दो। निया ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उनकी ठंडी हथेली जब उसकी गर्म उंगलियों से छुई तो निया की आंखों में हल्की सी चमक दौड़ गई। जालिम जी ने ध्यान से उसकी शारीरिक साधना और जादुई शक्ति जांची। फिर उनकी भौं हल्की सिकुड़ गई। तुम्हारी अभी की शक्ति सिर्फ एडवांस लेवल प्रोफेशनल के स्तर पर है। क्या? निया का चेहरा तुरंत उतर गया। इतनी मेहनत करके सेकंड क्लास एक्सपर्ट बनी थी वो, और अब फिर से एडवांस स्तर पर गिर गई। उसका मन सचमुच रोने को हो आया। माँ ने कहा था, जब तक मैं अपने जीवन स्रोत को अपने इंसानी रूप की ताकत के बराबर नहीं बढ़ाऊंगी, तब तक मेरी शक्ति वापस नहीं आएगी। निया ने लगभग शिकायत भरे स्वर में कहा। वह हमेशा रॉकेट की तरह आगे बढ़ती आई थी, और अब अचानक इतनी गिरावट, यह झटका सहना आसान नहीं था। उन्होंने सही कहा। जालिम जी ने सिर हिलाया। उन्हें अच्छी तरह पता था कि मां से उसका मतलब किससे है। निया ने गहरी सांस ली। लेकिन जीवन स्रोत को बढ़ाने के लिए तो जीवन वृक्ष के पास जाना पड़ेगा, और वह तो सिर्फ लूनार महाद्वीप में है जहां लुवाश रहते हैं। क्या मुझे सच में वहां जाना चाहिए? उसने हिचकिचाते हुए जालिम की ओर देखा। अगर जालिम को अपनी शक्ति वापस चाहिए
तो उसे भारी मात्रा में अंधकार तत्वों को निगलना होगा, और अगर वह वीरान भूमि छोड़ देती है तो उसकी शक्ति की वापसी धीमी पड़ जाएगी। यह सोचकर निया के मन में अपराध बोध भर गया। अब तक जालिम हमेशा उसकी मदद करते आए थे। अगर उसकी वजह से उनकी पुनर्जन्म की राह देर से पूरी हुई तो उसे याद आया, उन्होंने कहा था कि पूरी शक्ति लौटने पर ही उन्हें अपना असली शरीर मिलेगा। तभी वे सच में पुनर्जन्म ले पाएंगे, सिर्फ आत्मा बनकर नहीं रहेंगे। तुम किस बात की चिंता कर रही हो? जालिम जी ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। आमतौर पर ताकत बढ़ाने के मामले में निया कभी नहीं हिचकिचाती थी। निया ने होंठ भींच लिए। उसकी नजर अब भी उनके हाथों पर टिकी थी। धीरे से बोली, मैं आपकी शरीर की तलाश में देर नहीं करवाना चाहती। आत्मा के रूप में रहना निश्चित ही उनके लिए आसान नहीं होगा। वे भी जल्दी पुनर्जन्म लेना चाहते होंगे। जालिम की नजर अचानक बदल गई। उनकी आंखों की ठंडक जैसे हल्की पिघल गई हो। कमरे में कुछ पल तक गहरी खामोशी छाई रही, और उस खामोशी में निया को पहली बार लगा, शायद उसके लिए की गई हर चीज सिर्फ जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन जालिम जी अगला क्या फैसला लेने वाले थे, और क्या यह फैसला निया की किस्मत ही नहीं, पूरे मंथन ग्रह की दिशा बदल देगा। यह अभी रहस्य ही बना हुआ था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 1054। पहली बार इतनी निस्वार्थ। नहीं, तुम काला क्रिस्टल अपने साथ ले जा सकती हो, जालिम ने शांत स्वर में कहा। निया अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी। सिर्फ क्रिस्टल ले जाने से काम हो जाएगा। जालिम ने हल्का सा सिर हिलाया। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे जीवन स्रोत की वृद्धि और तेज होगी। मुझे लगता है ज्यादा समय नहीं लगेगा। सच में? निया की आवाज में अभी भी चिंता छिपी हुई थी। जालिम ने जवाब नहीं दिया। उसकी सुनहरी आंखें चुपचाप निया की आंखों में टिक गईं, जैसे वह कुछ गहराई से सोच रहा हो। निया का दिल अचानक अजीब ढंग से धड़क उठा। वह झेंपकर नजरें दूसरी ओर मोड़ गई। जाने क्यों, वह उसकी आंखों में सीधा देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। ओह, मैं सोच रही थी, अगर ये तरीका काम नहीं करता तो हम आपकी शक्ति वापस लाने में मदद करेंगे। वैसे भी आपकी सुरक्षा में मुझे कोई हरा नहीं सकता। जितनी जल्दी आपको आपका शरीर मिलेगा, उतनी जल्दी आप आजाद हो जाएंगे। वह खुद ही अंदर से हंस पड़ी। वह संत बन रही है, ये तो मजाक हुआ। जो निया पहले लोगों को उठाकर अपने काम में लगा लेना अपना कर्तव्य समझती थी, वही अब दूसरों के बारे में सोच रही थी। अगर ये पहले वाली निया होती तो वह जालिम को हमेशा के लिए अपनी तरफ बांध कर रखती, लेकिन आज जैसे उसका स्वभाव ही बदल गया था। निया ने मन ही मन खुद को देवी माँ कहकर चिढ़ाया और फिर से उसकी नजर से बचने लगी। जरूरत नहीं, जालिम ने धीरे से कहा। क्या? निया चौंक गई। मेरी चिंता मत करो। इतना कहकर जालिम ने हाथ उठाया और बिल्कुल जटायु और बाकी साथियों की तरह थोड़ा अनाड़ी अंदाज में उसके सिर पर हाथ फेर दिया। निया का शरीर एकदम अकड़ गया। उसने हल्का सा गर्दन समेट ली, लेकिन उसे रोक भी नहीं पाई। ये एहसास अजीब था, पर बुरा भी नहीं। निया की आंखें धीरे से सिकुड़ गईं। उसे खुद पता भी नहीं चला कि उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ चुकी थी। एक तरफ बैठे जटायु ये दृश्य देख रहा था। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उन्होंने दुनिया की सबसे डरावनी चीज देख ली हो। यह दृश्य बहुत ही डरावना था, सच में बहुत डरावना। जालिम ज्यादा देर बाहर नहीं रुका। जब निया बेहोश थी,
तब वह लगभग हर दिन अपनी शक्ति खर्च करके शरीर को स्थिर बनाए रख रहा था ताकि उसकी रक्षा कर सके। असल में उसकी ऊर्जा काफी खर्च हो चुकी थी, इसलिए अभी वह ज्यादा देर तक निया के शरीर से बाहर नहीं रह सकता था। निया ने मन ही मन तय कर लिया, जैसे ही वे अखंड सूर्य भूमि लौटेंगे, वह सबसे पहले जालिम की अच्छी तरह देखभाल करेगी। लेकिन उससे पहले उसे खुद को संभालना था। 10 दिन की नींद के दौरान उसने एक दाना भी नहीं खाया था। अगर उसकी शारीरिक क्षमता असाधारण न होती तो वह नींद में ही भूख से मर जाती। अभी तक जालिम से बात करते समय उसे भूख महसूस नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही वह वापस उसके शरीर में गया, उसका पेट जोर से गुर्राया। गुड्र! निया का चेहरा तुरंत उतर गया। वह जल्दी से कपड़े बदलकर जटायु को घसीटते हुए नीचे ले गई और सीधे यंकेश को ढूंढने निकल पड़ी ताकि खाना बनवाया जा सके। लेकिन जैसे ही वह हॉल में दाखिल हुई, टेबल पर हंसते बोलते बैठे तन्मय, निझूमी, आर्यन, सिद्धार्थ, अर्नव और बाकी साथी अचानक चुप हो गए। पूरा माहौल एकदम जम गया। निया, तुम आ गई। तन्मय निझूमी की आवाज हल्की काँप रही थी। निया ने भौहें सिकोड़ लीं। तन्मय का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। निया बिना कुछ बोले टेबल तक आई और आराम से बैठ गई। फिर उसने बड़ी मासूम आंखों से यंकेश की तरफ देखा। यंकेश, मुझे बहुत भूख लगी है, उसने बिल्कुल बेशर्मी से प्यारा सा चेहरा बनाकर कहा। पूरा समूह पत्थर बन गया। यह आखिर हो क्या रहा था? जो मुस्कुराता हुआ शेर अचानक पिछले 10 दिनों में अत्याचारी ड्रैगन बन गया था, वही अब एक प्यारे बिल्ली के बच्चे जैसा व्यवहार कर रहा था। पिछले 10 दिनों तक जालिम द्वारा मानसिक रूप से परेशान किए गए साथियों के लिए निया का ये अचानक बदला हुआ रूप स्वीकार करना बेहद कठिन था। यंकेश चुपचाप खड़ा हुआ। उसने निया की तरफ देखा, फिर बिना कुछ बोले रसोई की ओर चल पड़ा। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि निया के इस बदलाव के पीछे सिर्फ थकान नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य छिपा था जो जल्द ही पूरी अखंड सूर्य भूमि की किस्मत बदलने वाला था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 1055। निया बनाम हेमंत दुर्रानी। निया ने जब तक पेट भरकर खाना नहीं खा लिया, तब तक आर्यन, तन्मय, निझूमी, यंकेश, लश्यांग और बाकी साथियों की जान जैसे अटकी ही रही। जैसे ही उसने आखिरी कौर खाया, पांचों ने राहत की सांस ली। पिछले 10 दिनों में इस छोटी सी लड़की में जो बदलाव आया था, उसने सबको आधा पागल कर दिया था। अब जाकर उनकी वही पुरानी निया वापस लौटी थी। परिचित चेहरे और सामान्य व्यवहार को देखकर पांचों के चेहरे ढीले पड़ गए। भगवान ही जानता था, पिछले 10 दिन किसी डरावने सपने से कम नहीं थे। निया ने पेट थपथपाया और संतुष्टि से लंबी सांस छोड़ी। यंकेश के हाथ का खाना अभी भी सबसे बढ़िया है। तन्मय, निझूमी तुरंत नाक सिकोड़कर बोला, अब याद आया, पिछले 10 दिनों से मैं जो भी खाना लाता था, तुमने हाथ तक नहीं लगाया। निया हल्का सा मुस्कुराई, थोड़ा झेंपते हुए बोली, तब तबीयत ठीक नहीं थी ना। बोलते बोलते वो मन ही मन उलझ गई। क्या उसे अपने साथियों को बता देना चाहिए कि अखंड सूर्य भूमि लौटने के गो टू फर्स्ट पेज 1/5 20% reader_content_ पे जा बाद वो लुवाश बन गई थी। उसे अपने दोस्तों से बातें छुपाना पसंद नहीं था। जालिम के अलावा उसने कभी उनसे कुछ नहीं छिपाया था। अब ठीक महसूस कर रही हो ना? पांचों अभी भी चिंता से उसे देख रहे थे। निया ने सिर हिलाया, हाँ, अब काफी बेहतर हूं। उसने मन ही मन तय किया, अखंड सूर्य भूमि लौटते ही सब सच बता देगी। अच्छा है, लश्यांग ने राहत की सांस ली। कल की लड़ाई को लेकर मुझे चिंता हो रही थी। लड़ाई का नाम सुनते ही निया का सिर फिर दर्द करने लगा। अगर ये सब पहले होता तो उसे हेमंत दुर्रानी से लड़ने में जरा भी दबाव नहीं होता। आखिर वो दूसरे स्तर की तांत्रिक बन चुकी थी। भले जटायु को बुला न पाती, फिर भी हेमंत दुर्रानी को आसानी से दबा सकती थी। लेकिन अब उसकी ताकत गिरकर फिर से एडवांस लेवल प्रोफेशनल पर आ गई थी।
और हेमंत दुर्रानी भी उसी स्तर का था। ऊपर से उसका रेड फ्लेम दानव बेस्ट घायल जटायु से थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली था। पक्की जीत अब मुश्किल लड़ाई बन चुकी थी। निया ने गहरी सांस ली। मुझे तुम लोगों से एक बात कहनी है। पांचों मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगे। उन्हें लगा अब सब ठीक हो गया है। क्या बात है? निया ने सीधे कहा। मैं ठीक तो हो गई हूं, लेकिन मेरी ताकत अभी सिर्फ एडवांस लेवल प्रोफेशनल तक ही रह गई है। जैसे किसी ने उनकी मुस्कान तोड़कर जमीन पर गिरा दी हो। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। एडवांस लेवल प्रोफेशनल, ये शब्द अब उनके लिए बहुत पीछे छूट चुका था। लेकिन निया, जिसने हमेशा तेजी से आगे बढ़कर सबको चौंकाया था, अचानक पीछे लौट गई। पांचों का मन भारी हो गया। ऊपर से रेड फ्लेम बिस्ट पूरी ताकत में था और जटायु अभी घायल। धड़ाम, ये लड़ाई आखिर जीती कैसे जाएगी? आर्यन ने बिना देर किए कहा। यंकेश, जरा निया को चेक करो, कहीं अभी भी तबीयत ठीक तो है? निया की तरक्की की रफ्तार सबने अपनी आंखों से देखी थी। इतनी तेजी से आगे बढ़ने वाला इंसान अचानक पीछे चला जाए, ये बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। यंकेश ने तुरंत उसकी जांच की। कुछ देर बाद उसने सिर हिला दिया। सब सामान्य है, शरीर में कोई समस्या नहीं। निया भी बेबस सी मुस्कुरा दी। सच्चाई बदल नहीं सकती थी। लड़ाई सामने खड़ी थी। अगले दिन जब सूरज आसमान के बीचों बीच चमक रहा था, उजाला सिटी के विशाल मैदान में निया और हेमंत दुर्रानी की लड़ाई होने वाली थी। 10 दिनों से टली हुई ये भिड़ंत आखिर आ ही गई। पूरा मैदान लोगों से भर चुका था। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या थोड़ा ताकतवर दानव बिस्ट रखने वाला हेमंत दुर्रानी जीतेगा, या फिर अपनी व्यक्तिगत क्षमता से हमेशा चमत्कार करने वाली निया उसे दबा देगी? अनुमानों, चर्चाओं और उत्सुक निगाहों के बीच व्यक्तिगत युद्ध का फाइनल मुकाबला आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस लड़ाई में सिर्फ जीत हार ही नहीं, बल्कि निया की असली ताकत का ऐसा रहस्य खुलने वाला था जो पूरे मैदान की किस्मत बदल देगा और अगला पल सबकी सांसें रोक देने वाला था। चैप्टर 1056। आज अगर मैंने तुम्हें पीटकर सीधा नहीं किया तो मेरा नाम जटायु नहीं। निया और हेमंत दुर्रानी एक साथ मंच पर चढ़े। निया के साथ जटायु था, जबकि हेमंत दुर्रानी के पास रेड फ्लेम बीस्ट खड़ा था। रेड फ्लेम बीस्ट का इंसानी रूप लंबा चौड़ा और बेहद दबंग था, बिल्कुल जटायु जैसा। उसके लंबे सुर्ख लाल बाल थे और आंखें आग की तरह चमक रही थी। लेकिन जहां जटायु अभी अपने बाल रूप में था, वहीं रेड फ्लेम बीस्ट पूरी तरह बेलगाम और घमंडी दिख रहा था। उसने बाहें मोड़कर जटायु को ऊपर से नीचे तक घमंडी नजर से देखा। जटायु, ये क्या हालत बना ली अपनी? सच में हैरानी हो रही है, रेड फ्लेम बीस्ट ने चिढ़ाते हुए कहा। जटायु ने ठंडी हंसी छोड़ी। हैरानी तो मुझे तुम पर हो रही है। तुम तो हमेशा इंसानों के साथ काम करने को नीचा समझते थे, फिर किसी इंसान से अनुबंध क्यों किया? रेड फ्लेम बीस्ट ने भौहें सिकोड़ ली। जिंदगी बहुत लंबी है और मंथन ग्रह बड़ा बोरिंग हो गया था। थोड़ा मजा चाहिए था बस। जटायु का चेहरा हल्का सख्त हो गया। वो चाहे जितना घमंडी क्यों न हो, लेकिन किसी इंसान से अनुबंध करने के बाद वह अपने चुने हुए मालिक के प्रति पूरी निष्ठा रखता था। मगर रेड फ्लेम बीस्ट की बातों से साफ लग रहा था कि वह हेमंत दुर्रानी को ज्यादा महत्व ही नहीं देता। ये बात जटायु को बेहद नागवार गुजरी। एक जादुई जानवर जब मालिक स्वीकार करता है तो दिल से वफादार बनता है। अगर सम्मान ही न हो तो अनुबंध करने का मतलब क्या? तुम अभी भी उतने ही घटिया हो, जटायु ने बेझिझक कहा। रेड फ्लेम बीस्ट मुस्कुराया। नफरत करते रहो। शायद जब मैं तुम्हें भून दूंगा तब नफरत डर में बदल जाएगी। उसकी आवाज में खुला अहंकार था। घायल जटायु को उसने बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वैसे भी दानव बीस्ट और पौराणिक बीस्ट कभी एक दूसरे के साथ नहीं बने।
ऊपर से दोनों ही आग तत्व के पौराणिक बीज थे। उनकी दुश्मनी कोई नई बात नहीं थी। तुम, जटायु ने तिरस्कार से नाक सिकोड़ी। मुकाबला शुरू होने से पहले ही दोनों पौराणिक बीस्टों के बीच चिंगारियां भड़क चुकी थी। दर्शक यह सब देखकर रोमांचित हो उठे। तो पौराणिक बीस्टों के बीच भी पुरानी दुश्मनियां होती हैं। लग रहा था आज का मुकाबला सच में देखने लायक होगा। निया जटायु को गुस्से में उबलता देख हल्का मुस्कुरा दी। साफ था, रेड फ्लेम बीस्ट और जटायु पुराने जानकार थे। लेकिन निया ने शांत मुस्कान के साथ रेड फ्लेम बीस्ट की ओर देखा। कौन किसे भूनेगा, ये अभी तय नहीं हुआ है। पहले अपने मालिक का ख्याल रख लो। रेड फ्लेम बीस्ट की आंखें सिकुड़ गईं। एक बीस्ट होने के नाते उसने इंसानों का खून बहुत बहाया था। हेमंत दुर्रानी से अनुबंध करना तो बस एक अपवाद था। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी इंसान उसके सामने अकड़ दिखाएं। एक मामूली एडवांस लेवल का इंसान मुझे ललकार रहा है। क्या तुम्हें लगता है वो बौना तुम्हें बचा लेगा? बौना? जटायु का गुस्सा पूरी तरह फट पड़ा। रेड फ्लेम बीस्ट, आज अगर मैंने तुम्हें पीटकर सीधा नहीं किया तो मेरा नाम जटायु नहीं। वैसे ही इंसानी रूप में बदल न पाने की वजह से उसका मूड खराब था। ऊपर से रेड फ्लेम बीस्ट ने सीधे उसकी सबसे संवेदनशील बात छेड़ दी थी। लेकिन रेड फ्लेम बीस्ट की बातों ने पूरे मैदान को स्तब्ध कर दिया। एडवांस लेवल प्रोफेशन? निया, ये कैसे हो सकता है? कुछ ही समय पहले खबर फैली थी कि वह सेकंड क्लास एक्सपर्ट बन चुकी है। अगर निया सच में सिर्फ एडवांस लेवल पर थी तो मतलब हेमंत दुर्रानी व्यक्तिगत ताकत में उससे आगे था। और ऊपर से रेड फ्लेम बीस्ट जटायु से ज्यादा शक्तिशाली माना जा रहा था। तो क्या आज की लड़ाई का पल्ला पूरी तरह पलटने वाला था? दर्शकों के दिलों में अचानक शक और बेचैनी भर गई। और उसी पल निया की आंखों में एक रहस्यमयी चमक उभरी, जैसे असली खेल अब शुरू होने वाला हो। क्या अगला पल पूरे मुकाबले की दिशा बदल देगा? जारी रहेगा। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 1057 मुकाबला शुरू। आग का समुंदर। एक पल के लिए पूरे मैदान में अजीब सी खामोशी छा गई। सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा था, क्या फ्लैम दानव बिस्ट ने जो कहा वो सच था? सभी की नजरें सीधे निया पर टिक गईं। वे बस उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। निया ने बस हल्के से कंधे उचकाए। उसके चेहरे पर ना घबराहट थी, ना सफाई देने की कोशिश। मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि मुझे जटायु की सुरक्षा की जरूरत पड़े। और अगर मैं सिर्फ एक एडवांस लेवल प्रोफेशनल हूं तो क्या हुआ? अगर तुम्हारा प्रमुख मुझसे हार गया तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि तुम लोग ही काबिल नहीं हो। निया ने खुद मान लिया। पूरा मैदान जैसे पत्थर बन गया। सबके दिमाग सुन्न पड़ गए। जिसे वे अब तक सेकंड क्लास एक्सपर्ट समझ रहे थे, वो अचानक एक एडवांस लेवल प्रोफेशनल निकली। ये फर्क तो आसमान जमीन जैसा था। लोग तो इंतजार कर रहे थे कि निया अपना फैंटम बीस्ट बुलाएगी और सबकी आंखें खुल जाएंगी। लेकिन अब उनकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। अब लड़ाई में निया साफ तौर पर कमजोर पड़ने वाली थी। चाहे खुद की ताकत हो या पौराणिक बीस्ट की शक्ति, दोनों ही मामलों में हेमंत दुर्रानी उससे आगे था। जो लोग अभी तक निया से थोड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे, उनके चेहरों पर अब साफ निराशा दिख रही थी। हेमंत दुर्रानी का चेहरा भी थोड़ा अजीब हो गया। उसे बुजुर्ग वकराल जी से निया के बारे में जानकारी मिली थी, और जब उसकी मुलाकात चांदनी झरने पर निया से हुई थी, तब उसने साफ महसूस किया था
उसकी आभा उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थी। वो तो पक्का सेकंड क्लास एक्सपर्ट की शक्ति थी। लेकिन आज निया की आभा काफी कमजोर लग रही थी। वो सच में एडवांस लेवल प्रोफेशनल के स्तर पर थी। सिर्फ 10 दिन में उसकी ताकत अचानक कैसे गिर गई? मैदान के बाहर खड़े बुजुर्ग वकराल जी खुशी से पागल होने वाले थे। उन्हें याद आया कि 10 दिन पहले निया ने कितने दबंग अंदाज में लड़ाई टालने की बात की थी। उस समय गुस्से से उनका खून खौल उठा था। लेकिन अब वही सेकंड क्लास एक्सपर्ट अचानक एडवांस लेवल बन गई थी। ये तो सीधे सीधे हेमंत दुर्रानी की जीत का ऐलान था। वो तो खुशी से ताली बजाने ही वाले थे। 10 दिन का इंतजार सच में काम आ गया। फ्लैम दानव बिस्ट ने आंखें सिकोड़कर निया को घूरा। उसकी निगाहें किसी जंगली शिकारी जैसी खतरनाक थीं। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मैं अयोग्य हूं या नहीं। निया हल्का सा मुस्कुराई। मैं इंतजार करूंगी। उसी समय उसके मन में जटायु की आवाज गूंजी। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। निया की मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई। तनन्नन। घंटी बजते ही हेमंत दुर्रानी और निया की लड़ाई आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। लगभग उसी पल जटायु और फ्लैम दानव बिस्ट दोनों अपने असली पौराणिक रूप में बदल गए। आग से ढके दो विशाल शरीर आसमान की ओर उठे। पूरा मैदान लाल रोशनी में नहा गया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो पूरा अखाड़ा जल रहा हो। पौराणिक बीस्ट का आकार बेहद विशाल होता है। इतना छोटा मंच 2 दानवों के लिए काफी नहीं था। इसलिए रूप बदलते ही दोनों ने आपसी समझ से अपना आकार छोटा कर लिया। सिर्फ पौराणिक स्तर के जादुई जानवर ही अपने शरीर का आकार मनचाहे ढंग से बदल सकते थे। हालांकि आकार छोटा करने के बाद भी वे बहुत बड़े थे। मंच पर अब निया और हेमंत दुर्रानी के लिए चलने फिरने की जगह बेहद कम बची थी। फ्लैम दानव बिस्ट जमीन पर लड़ने वाला था, जबकि जटायु उड़ने वाला पौराणिक बीस्ट था। लेकिन प्रतियोगिता का साफ नियम था, कोई भी उड़ने वाला बीस्ट मैदान की सीमा से बाहर नहीं जाएगा। इस वजह से जटायु की उड़ान की जगह बेहद सीमित हो गई। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को घूरा, अगले ही पल दोनों पौराणिक बीस्ट ने एक साथ आग उगली। भयंकर लपटों ने पूरे मंच को पल भर में निगल लिया। दर्शकों के बीच हड़कंप मच गया। वे मंच से काफी दूर बैठे थे, फिर भी तपती गर्मी उनकी त्वचा तक पहुंच रही थी। हवा तक जलती हुई महसूस हो रही थी। और उसी आग के समंदर के बीच असली टक्कर अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि अगला वार तय करने वाला था कि आज कौन शिकारी बनेगा और कौन शिकार। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 1058। निया की हार लगभग तय है। हेमंत दुर्रानी और निया कहाँ हैं? चारों तरफ बैठे लोग आंखें सिकोड़कर आग की तेज रोशनी के बीच दोनों प्रतियोगियों को ढूंढने लगे। यह इस टूर्नामेंट में पहली बार था जब पौराणिक बीस्ट आमने सामने भिड़े थे, और सिर्फ ऐसी लड़ाई में ही लोगों को समझ आता था कि पौराणिक बीस्ट की ताकत आखिर कितनी डरावनी होती है। मंच को पहले ही बेहद मजबूत रक्षात्मक जादू से सुरक्षित किया गया था, लेकिन फिर भी फ्लैम दानव बिस्ट और जटायु की लपटों के नीचे पूरा मंच चर्र की आवाज करने लगा। स्पष्ट था, दोनों पौराणिक बीस्ट की आग मंच की सुरक्षा सीमा से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। इतनी भयानक आग में इंसान तो क्या, लोहा भी पिघलकर बह जाता। तो फिर निया और हेमंत दुर्रानी का क्या हाल होगा? सबकी धड़कनें तेज हो गईं। अचानक जटायु आसमान में ऊंचा उठ गया और मंच के ऊपर मंडराने लगा। उसकी पीठ पर निया आराम से बैठी दिखाई दी। उसी समय मंच पर हेमंत दुर्रानी फ्लैम दानव बिस्ट की पीठ पर बैठा था, और उसके हाथ में सुनहरा धनुष चमक रहा था। अगले ही पल दोनों पौराणिक बीस्ट ने अपने विशाल शरीर फैलाकर अपने अपने मालिकों को आग से पूरी तरह ढक लिया,
ताकि वे लपटों से सुरक्षित रह सकें। अब लड़ाई कैसे होगी? जटायु उड़ सकता है, लेकिन निया तो काला जादू की साधक है। इतनी दूरी से वो हेमंत दुर्रानी को छू भी नहीं पाएगी। दर्शकों में कोई भी बेवकूफ नहीं था। तीरधनुष वाले तीरंदाज और जादूगर दोनों की दूर से हमला करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। हालांकि जटायु सीधी भिड़ंत से बच सकता था, लेकिन दूरी बढ़ने से हेमंत दुर्रानी को साफ फायदा मिल रहा था। इतनी दूरी पर पौराणिक बीस्ट की लड़ाई तो चल सकती थी, लेकिन निया और हेमंत दुर्रानी की ताकत के बीच फर्क साफ दिखने लगा था। हेमंत दुर्रानी अग्नि दानव बिस्ट की रक्षा के पीछे बैठकर जटायु के हमलों से बचते हुए सीधे अपने धनुष से निया पर हमला कर सकता था। सबको पता था निया काला जादू इस्तेमाल करती है। श्राप भले बिना आवाज के डाले जा सकते हों, लेकिन उसके लिए एक निश्चित दूरी जरूरी होती है। मौजूदा हालात में निया का हेमंत दुर्रानी तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। यहीं दोनों के पेशों का अंतर साफ दिखाई दे रहा था। ऊपर से फ्लैम दानव बिस्ट जटायु से ज्यादा शक्तिशाली था। अगर सीधी लड़ाई न भी हो तो भी लंबी लड़ाई में थकाकर हराया जा सकता था, और अगर ऐसा हुआ तो आखिर में हार निया की ही होती। लोग चाहे जैसे देखें, इस मुकाबले में निया की हार लगभग तय लग रही थी। अखंड सूर्य भूमि के लोग बेचैनी से भर उठे। सबके चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। मन्नत तो सबसे ज्यादा घबरा गई थी। टीचर को क्या हो गया है? पहले तो सब ठीक था। वो अपना तांत्रिक बुलावा क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही? मन्नत निया से श्राप सीख रही थी, इसलिए उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी टीचर सेकंड क्लास एक्सपर्ट तक पहुंच चुकी थी। भले ही निया ने खुद को एडवांस लेवल प्रोफेशनल कहा हो, वह इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। पांचों साथियों के चेहरे गंभीर हो गए। तन्मय निझूमी ने भौहें सिकोड़ते हुए भारी आवाज में कहा, निया, सच में अब एडवांस लेवल प्रोफेशन ही है? ये कैसे हो सकता है? टीचर तो सेकंड क्लास प्रमोशन पार कर चुकी थी। मन्नत की आंखें फैल गईं। वह इस सच्चाई को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। आर्यन के चेहरे की हमेशा रहने वाली आलसी मुस्कान भी अब फीकी पड़ चुकी थी। हमें भी नहीं पता। निया ने हमें सिर्फ कल बताया, लेकिन वजह क्या है ये नहीं बताया। उसकी नजरें मंच पर टिकी थीं। इस लड़ाई का नतीजा अच्छा नहीं लग रहा था। निया की ताकत अचानक गिर जाना बहुत ही अजीब और चिंताजनक था। और सबसे डराने वाली बात ये थी, किसी को नहीं पता था कि इसके पीछे असली कारण क्या है। आग के समंदर के बीच दो पौराणिक बीस्ट एक दूसरे को घूर रहे थे, और उसी पल हेमंत दुर्रानी ने धीरे धीरे अपना धनुष उठाया, मानो अगला तीर सिर्फ हमला नहीं बल्कि पूरी लड़ाई की किस्मत तय करने वाला हो। क्या निया सच में हार के कगार पर खड़ी है, या वो अभी भी कोई ऐसा दाव छुपाए बैठी है जो सबकी सोच पलट देगा? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 1059। अब तक तो मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी जो वो नहीं कर सकती। ये कैसे हो सकता है? मन्नत का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। निया की राह दिखाने और सिखाने की वजह से वह खुद एडवांस लेवल काला जादू तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अब उसकी अपनी टीचर ही उसी स्तर पर वापस आ गई थी। और अजीब बात ये थी कि मन्नत को जरा भी खुशी नहीं हुई। उसके दिल में सिर्फ चिंता थी, और निया के लिए दर्द। उसकी टीचर हमेशा सबसे आगे चलने वाली, सबसे ताकतवर इंसान रही थी। अचानक आया ये बदलाव उसके लिए किसी झटके से कम नहीं था। नहीं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। वो दानव बिस्ट पहले ही टीचर के खिलाफ दुश्मनी दिखा चुका है। अगर लड़ाई लंबी चली तो उन्हें जरूर चोट लगेगी। जटायु उस दानव बिस्ट का मुकाबला नहीं कर पाएगा,
और उजाला शहर के लोग भी अच्छे नहीं हैं। वो हेमंत दुर्रानी तो बिल्कुल भी रहम नहीं करेगा। मन्नत घबराकर झटके से खड़ी हो गई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और वो सीधे मंच की तरफ दौड़ने ही वाली थी। तभी तन्मय निझूमी ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा दिया। हालात उतने बुरे भी नहीं हैं जितना तुम सोच रही हो। पहले शांत हो जाओ। मैं शांत कैसे रहूं? अगर मेरी टीचर को कुछ हो गया तो उसकी भरपाई कौन करेगा? मन्नत की आंखें लाल हो गईं। वो सच में चाहती थी कि निया बिना जोखिम लिए सुरक्षित रहे। ये तो बस एक लड़ाई है। मैं वापस जाकर महाराज जी से कह दूंगी, फिर देखती हूं कौन मेरी टीचर को तंग करता है। पांचों साथी एक पल के लिए चुप रह गए। सच में, जैसी टीचर वैसी ही स्टूडेंट। दोनों की आदत अपने लोगों की हद से ज्यादा रक्षा करना। आर्यन ने हल्की सांस छोड़ी और मुस्कराते हुए कहा, तुम्हारी टीचर बेवकूफ नहीं है। अगर जीतने का जरा भी मौका न होता तो वो लड़ाई में उतरती ही नहीं। वो अपनी जान जोखिम में डालकर दिखावा करने वालों में से नहीं है। बैठो। तुमने हमेशा उन पर भरोसा किया है ना? इस बार भी भरोसा करो, वो हार को जीत में बदल सकती है। मन्नत ने होंठ भींचे और बेचैनी से मंच की ओर देखने लगी। मंच पर दानव बिस्ट लगातार आग के जादू उगल रहा था। लपटें आसमान तक उठती और जटायु की तरफ बरस पड़ती। आग की घनत्व इतनी ज्यादा थी कि देखने वालों की सांसें अटक गईं। जटायु आसमान में फुर्ती से उड़ रहा था। सीमित जगह का पूरा फायदा उठाते हुए बार बार हमलों से बच रहा था। हर बार बचते हुए वह अपने पंख फैलाता और बदले में आग की बारिश नीचे गिरा देता। दोनों आगों की टक्कर से पूरा मैदान तपने लगा। हवा तक गर्म हो चुकी थी। दानव बिस्ट की पीठ पर बैठे हेमंत दुर्रानी ने आंखें सिकोड़ लीं। उसने धीरे से धनुष की डोरी खींची। स्विश, स्विश, स्विश। लगातार 3 तीर सीधे जटायु की पीठ पर बैठी निया की ओर छोड़ दिए गए। अब हालत ये थी कि जटायु को एक साथ 2 काम करने पड़ रहे थे। नीचे से दानव बिस्ट के हमलों से बचना और ऊपर से निया को तीरों से सुरक्षित रखना। उसकी ताकत तेजी से खर्च हो रही थी। टीचर, आप आखिर कैसे जीतेंगी? मन्नत ने पांचों साथियों की ओर अनिश्चित नजरों से देखा। किसी भी तरफ से देखो, निया की जीत की संभावना दिखाई नहीं दे रही थी। जटायु को 2 दिशाओं से हमला झेलना पड़ रहा था, और चाहे वो पौराणिक बीस्ट ही क्यों न हो, इतना दबाव ज्यादा देर तक सहना नामुमकिन था। आर्यन हल्का सा मुस्कराया। अब तक तो मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी जो वो नहीं कर सकती। उसकी आवाज शांत थी मगर भरोसे से भरी हुई। मन्नत फिर बैठ गई, लेकिन उसके दिल की बेचैनी कम नहीं हुई। उसकी नजरें बिना पलक झपकाए मंच पर टिकी रहीं। पूरे मैदान में बैठे लोग भी उसी चिंता में डूबे थे। लड़ाई रोमांचक जरूर थी, लेकिन नतीजा जैसे पहले से साफ दिख रहा था। दोनों पक्ष बराबर लग रहे थे। फिर भी जटायु पर दबाव कहीं ज्यादा था। हेमंत दुर्रानी और दानव बिस्ट की तालमेल इतनी सटीक थी कि कई बार उन्होंने जटायु को लगभग मौत के कोने तक धकेल दिया। लोगों के दिल गले तक आ गए थे। ऐसा लग रहा था बस एक गलती और सब खत्म। आसमान में आग भड़क रही थी। तीर हवा चीर रहे थे और निया अब भी शांत बैठी थी, जैसे किसी सही पल का इंतजार कर रही हो। क्या वो सच में हार मान चुकी है, या अगला पल पूरी लड़ाई का रुख बदलने वाला है? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 1060 मौठे की तलाश में डैश। जटायु की पीठ पर बैठी निया इस भयंकर लड़ाई में लगभग कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसकी जादू चलाने की दूरी सीमित थी,
इसलिए वह सीधे मुकाबले में ज्यादा हिस्सा नहीं ले पा रही थी। डैश जटायु ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। इस लड़ाई की जीत तो तय है। मैदान में बैठे दर्शक उत्साह से उबल रहे थे। उजाला शहर के नागरिक होने के कारण वे सब स्वाभाविक रूप से हेमंत दुर्रानी की जीत चाहते थे। उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया था क्योंकि लड़ाई शुरू होने के बाद से अब तक निया ने एक भी हमला नहीं किया था। जटायु अकेले ही लगातार इतने हमले झेल रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी हार बस समय की बात है। डैश ये निया भी कुछ खास नहीं है। दो पौराणिक बीस्ट लेकर शहर प्रमुख के महल में रौब दिखाने आई थी। और अब देखो हाल। वो खुद क्या है, बस जटायु के भरोसे खड़ी है। जटायु ना हो तो एक एडवांस लेवल जादूगर क्या कर लेगा। निया की चुप्पी ने कई फालतू लोगों को मजाक उड़ाने का मौका दे दिया। डैश अखंड सूर्य भूमि के लोग एक तरफ चुपचाप बैठे थे। उनके पास पलटकर कुछ कहने का मौका ही नहीं था। आज भेड़िया टोली के सभी योद्धा भी लड़ाई देखने आए थे। जैसे ही उन्होंने किसी को निया का मजाक उड़ाते सुना, उन गर्म खून वाले मर्दों की आंखें लाल हो गईं। बस एक पल और वे सच में उन लोगों पर टूट पड़ते। उनकी शहर प्रमुख का अपमान कोई कैसे सह सकता था। डैश शांत रहो, कासिम ने धीमी मगर सख्त आवाज में कहा और सबको रोक लिया। डैश लेकिन ये लोग हद पार कर रहे हैं, जादुई भेड़िया गुस्से से बोला। डैश कासिम की नजरें मंच पर टिकी रहीं। बैठे रहो, हमें प्रमुख पर भरोसा रखना चाहिए। बेकार की बातों से प्रभावित मत हो। मैंने आज तक निया को हारते नहीं देखा, ना पहले ना अब। वो हमेशा जीत का रास्ता ढूंढ लेती है। उसकी आवाज में अटूट विश्वास था। डैश कासिम की बात सुनकर अखंड सूर्य भूमि के लोग चुपचाप बैठ गए। सबने मुट्ठियां भींच लीं और दृढ़ नजरों से निया को देखने लगे। वो उनकी प्रमुख थी, उनका गर्व, हमेशा के लिए। डैश नाटक करते रहो। मुझे तो लगता है कल्प शहर के बाद ये लोग आज ही घर लौट जाएंगे। एक आदमी ने खुलकर ताना मारा। डैश सही कहा। अगर पहले मुकाबले में गहलोत से नहीं टकराते तो कब के बाहर हो चुके होते। किस्मत ही अच्छी है इनकी। हंसी और तानों की आवाज लगातार गूंजती रही। उजाला शहर के लोग बेसब्री से निया को शर्मिंदा होते देखना चाहते थे। डैश मैदान के दूसरे कोने में बर्फीला शहर से आए पारस लंघन और उनके साथी भी मुकाबला देख रहे थे। निया की ताकत में आए बदलाव ने उन्हें उलझन और चिंता दोनों में डाल दिया था। शादुला लंघन ने घबराकर अपने हाथ जोड़ रखे थे, जैसे मन ही मन निया के लिए प्रार्थना कर रही हो। डैश मुझे नहीं लगता इस बार शहर प्रमुख निया जीत पाएंगी। वरुण ने मंच की स्थिति देखकर अफसोस से कहा। एक सेकंड क्लास विशेषज्ञ अचानक एडवांस लेवल पर कैसे गिर सकता है। अगर निया अभी भी सेकंड क्लास विशेषज्ञ होती तो हेमंत दुर्रानी से निपटना मुश्किल नहीं था। डैश पारस लंघन जी ने भौहें सिकोड़ लीं। देखते हैं, अभी फैसला मत करो। उन्हें रेड फ्लेम दानव बिस्ट की भयानकता अच्छी तरह याद थी। अपने पिछले मुकाबले में उनका जादुई जानवर लगभग उसकी जहरीली आग में मर ही गया था। वो अनुभव आज तक उनके मन में डर बनकर बैठा था। डैश मंच पर चारों तरफ आग लहरा रही थी। हेमंत दुर्रानी और दानव बिस्ट का संयुक्त हमला जटायु को धीरे धीरे कोने में धकेल रहा था। हर दिशा से दबाव बढ़ता जा रहा था। डैश जटायु की पीठ पर बैठी निया ने आंखें हल्की सी सिकोड़ लीं। उसकी उंगलियां धीरे से उसकी जादुई अंगूठी को छू गईं, और उसी पल उसके होठों पर एक ठंडी रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। डैश क्या अब तक की चुप्पी सिर्फ इंतजार थी, या अगले ही पल निया ऐसा वार करने वाली थी जो पूरी लड़ाई का नतीजा पलट दे। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 1061
ये तीर आया कहाँ से? जटायु की पीठ पर खड़ी निया पर लगातार हमला करते हुए हेमंत दुर्रानी बिना रुके वार पर वार किए जा रहे थे। आसमान में आग और तीरों की चमक आपस में टकरा रही थी। तभी अचानक उनकी दाईं ओर से एक चमकती हुई चांदी जैसी रोशनी बिजली की तरह उड़ती हुई आई। रेड फ्लेम दानव बिस्ट की प्रतिक्रिया बेहद तेज थी। उसने तुरंत सिर घुमाया और उस रोशनी को अपने जबड़ों में दबोच लिया। ये तीर आया कहाँ से? हेमंत दुर्रानी की भौहें सिकुड़ गईं। सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि अगर दानव बिस्ट पल भर भी देर करता तो वह वार सीधे उन्हें लग चुका होता। लेकिन जैसे ही उन्होंने चारों ओर देखा, पूरा मैदान अचानक सन्नाटे में डूब गया। हर किसी की नजर जटायु की पीठ पर खड़ी निया पर टिक गई। निया के हाथ में इस समय एक गहरे बैंगनी रंग का लंबा धनुष था। ये क्या हो रहा है? दर्शकों की आवाजें गले में ही अटक गईं। सब जानते थे कि निया एक काला जादू श्राप इस्तेमाल करने वाली थी, लेकिन अब वह तीरधनुष लिए खड़ी थी जो सिर्फ तीरंदाज इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे मुमकिन था? और इससे पहले कि कोई समझ पाता, निया ने पलक झपकते ही 10 तीर निकाल लिए। उसकी उंगलियां हवा की तरह चलीं। शू 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 10 तीर बिजली की रफ्तार से हेमंत दुर्रानी की तरफ छोड़े गए। हर तीर की गति डराने वाली थी। उनमें से कोई भी हेमंत दुर्रानी के तीरों से कमजोर नहीं था, बल्कि उनसे ज्यादा तेज था। लगातार होते हमलों ने आखिर रेड फ्लेम दानव बिस्ट और हेमंत दुर्रानी को समझा दिया कि मामला क्या है। दानव बिस्ट ने गुस्से में अपने मुंह में दबे तीर को जलाकर राख कर दिया और तुरंत आग के कई गोले बाकी तीरों की तरफ उछाल दिए। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 10 तीर जैसे जिंदा हों। वे अचानक हवा में मुड़ गए, आग के गोलों को चकमा देते हुए दिशा बदल ली। इतना ही नहीं, वे आपस में टकराए और उस टकराव से उनकी रफ्तार और भी भयानक हो गई। अब उनकी गति इंसानी आंखों से पकड़ में आने वाली नहीं थी। शू! एक तेज आवाज के साथ वे सीधे हेमंत दुर्रानी की ओर बढ़े। रेड फ्लेम दानव बिस्ट को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तीर दिशा बदल देंगे। जब तक वह संभलता, तीर उसके सामने पहुंच चुका था। बिना देर किए उसने अपने अगले पैर उठाए और पूरे शरीर से उस घातक तीर को रोक लिया। उसे जरा भी चिंता नहीं थी। एक इंसान का तीर किसी पौराणिक बीस्ट को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ऐसा उसका विश्वास था। लेकिन अगले ही पल तीर उसकी आग से लिपटी खाल को चीरता हुआ सीधे मांस में धंस गया। दानव बिस्ट की आंखें फैल गईं। उस घाव से एक सुन्न कर देने वाली सनसनी पूरे शरीर में फैलने लगी। ये कैसे संभव है? उसके मन में अविश्वास उमड़ पड़ा। एक इंसान उसे घायल कर गया। पूरा मैदान चीखों से गूंज उठा। एक काला जादू श्राप उपयोग करने वाली न सिर्फ धनुष चला रही थी, बल्कि उसके तीर ने पौराणिक दानव बिस्ट की रक्षा भी भेद दी। ये पागलपन था। सब जानते थे कि पौराणिक बीस्ट की रक्षा कितनी भयानक होती है। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली जादूगर भी एक वार में उसे घायल नहीं कर पाते। लेकिन निया ने कर दिखाया। हर दर्शक स्तब्ध रह गया। दूर बैठी शार्दुला लंगन, जो अब तक चिंता में डूबी थीं, अचानक खड़ी हो गईं। उनकी आंखों में आश्चर्य चमक उठा। हाँ,
वह ये बात कैसे भूल सकती थीं? जब उन्होंने पहली बार निया को देखा था, तब वह एक तीरंदाज के रूप में सामने आई थी। बाद में अखंड सूर्य भूमि में उसकी असली पहचान खुली, तब सबको पता चला कि वह एक शक्तिशाली काला जादू श्राप साधक भी है। अब मैदान में खड़ी निया की आंखें शांत थीं। होठों पर हल्की मुस्कान थी और धनुष फिर से धीरे धीरे तन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे असली लड़ाई अब शुरू हुई हो। क्या ये सिर्फ शुरुआत थी या अगला तीर पूरी जंग का फैसला करने वाला था? जारी रहेगा। अगला अध्याय शायद मैदान का इतिहास ही बदल दे। 10 से ज्यादा भाग अपलोड हुए हैं। स्टिकर भेजना बिल्कुल मत भूलना। आगे इस कहानी में क्या होगा जाने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 1062 असंभव। यह तो संभव है। निया तीरंदाज भी थी, लेकिन काला जादू साधक के रूप में उसकी पहचान इतनी ज्यादा प्रभावशाली थी कि सब लोग निया की हैरान कर देने वाली तीरधनुष वाली तीरंदाजी को लगभग भूल ही चुके थे। पिताजी। शहर प्रमुख निया शार्दुला लंघन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। पास खड़े पारस लंघन भी उतने ही स्तब्ध थे। ये कब हुआ? वो कब से जादुई तीरंदाज बन गई? पारस लंघन अविश्वास से बोले। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उन्हें पहले से पता था कि निया जादूगरी और शारीरिक साधना दोनों की ट्रेनिंग करती है, लेकिन ये भी जानते थे कि दूसरे स्तर की उन्नति हासिल करने के बाद वह ज्यादातर अपनी तांत्रिक शक्ति पर निर्भर रहती थी। जहां तक उसके तीरधनुष वाले तीरंदाज पेशे की बात थी, उसकी ताकत सिर्फ उन्नत स्तर के तीरंदाज जितनी मानी जाती थी। लेकिन अभी जो तीर उसने छोड़ा, वो किसी उन्नत तीरंदाज की ताकत से कहीं ज्यादा था। पौराणिक बीस्ट की रक्षा को एक ही तीर से भेद पाना, ये सिर्फ दूसरे स्तर की उन्नति प्राप्त जादुई तीरंदाज ही कर सकता था। निया ने सबको जोरदार झटका दे दिया था। जब सबको लगा कि उसकी ताकत घटकर सिर्फ उन्नत काला जादू साधक तक रह गई है, तभी उसने अपना लंबे समय से छिपाया हुआ पत्ता खोल दिया। वह एक दूसरे स्तर की उन्नति प्राप्त तीरधनुष वाली तीरंदाज भी थी, और ये उसका एक और पेशा था जिसने दूसरे स्तर की उन्नति हासिल कर ली थी। अखंड सूर्य भूमि के लोग पूरी तरह सन्न रह गए। मन्नत ने अपनी आंखें मल डाली, जैसे उसे यकीन ही न हो कि जो देख रही है वो सच है। टीचर, वो जादू और शारीरिक साधना दोनों करती है, और तीरंदाज में भी दूसरे स्तर की उन्नति। मन्नत की आवाज कांप रही थी। उसे लगा उसका दिमाग ही घूम जाएगा। पहले ही उसे लगता था कि उसकी टीचर बेहद ताकतवर हैं, लेकिन आज उसे समझ आया कि वह कितनी भोली थी। उसकी टीचर आखिर कितनी शक्तिशाली थीं। ये तो सीधा सीधा आसमान को चुनौती देने जैसा था। इतिहास में ऐसे लोग हुए थे जो जादू और शारीरिक साधना दोनों सीखते थे, लेकिन या तो वे जादू को मुख्य रखते और शारीरिक साधना सहायक होती, या शारीरिक साधना मुख्य और जादू सहायक। दोनों को बराबर ताकत तक पहुंचाना लगभग असंभव, क्योंकि इंसान की ऊर्जा और समय सीमित होता है। सैकड़ों साल की साधना चाहिए होती है। लेकिन निया सिर्फ 14 साल की थी। अगर उसने जन्म से भी अभ्यास शुरू किया होता, तब भी दूसरे स्तर की उन्नति तक पहुंचना नामुमकिन माना जाता। ये इंसान थी भी या नहीं, ये तो हद से ज्यादा असामान्य था। बस वो अपनी तीरंदाजी कम दिखाती है। निया के आत्मविश्वासी चेहरे को देखकर आर्यन ने आखिर राहत की सांस ली। अब उसे समझ आया
जब निया ने कहा था कि उसकी ताकत घटकर उन्नत स्तर तक रह गई है, वो सिर्फ उसके काला जादू वाले पेशे की बात कर रही थी। उसकी तीरंदाज शक्ति अब भी दूसरे स्तर पर थी। मास्टर कितनी शानदार लग रही है, मन्नत ने चमकती आंखों से कहा। निया के उस चमकदार तीर ने युद्ध का पूरा पलड़ा पलट दिया। बर्फीली सिटी और अखंड सूर्य भूमि के लोग जोर जोर से जयकार करने लगे। लेकिन दूसरी तरफ बुजुर्ग वक्राल का चेहरा राख जैसा पड़ चुका था। उन्होंने अपने आदमी की कॉलर पकड़ ली। ये क्या चल रहा है? तुमने उसकी जांच नहीं की थी? तुमने कहा था वो सिर्फ काला जादू साधक है। फिर ये तीरंदाजी कहाँ से आ गई? सब के सब निकम्मे हो क्या? उनकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि निया की ताकत घट जाने के बाद उजाला शहर की जीत तय है। लेकिन किसे पता था कि निया के पास ऐसा छिपा हुआ दाव भी है। सबसे डरावनी बात ये थी, तीरंदाज के रूप में उसकी ताकत हेमंत दुर्रानी से भी ऊपर थी। वह सचमुच दूसरे स्तर की तीरंदाज थी। बुजुर्ग वक्राल का मन हुआ कि खून की उल्टी कर दें। क्या निया को इतना असामान्य होना ही था? आसमान में जटायु के पंख फैल चुके थे। निया शांत खड़ी थी। उसकी उंगलियां फिर से धनुष की डोरी पर टिक चुकी थीं। हवा जैसे रुक गई हो। सबको एहसास हो चुका था, अभी जो हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी। और अगला तीर शायद इस युद्ध की किस्मत ही बदलने वाला था। जारी रहेगा। अगला अध्याय शायद किसी ऐसे राज का पर्दा खोले जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 1063 जीवन स्रोत की शक्ति। एक काला जादू साधक का दूसरे स्तर का विशेषज्ञ बन जाना ही अपने आप में बेहद बड़ी बात थी। ऐसा इंसान सीधे सीधे महाप्रतिभाशाली माना जाता था। लेकिन यहां तो हाल कुछ और ही था। एक तीरधनुष वाली तीरंदाज जो जादू और शारीरिक साधना दोनों में प्रशिक्षण लेती थी, वह भी दूसरे स्तर की विशेषज्ञ बन चुकी थी। क्या निया सबको डराकर मार डालना चाहती थी? उस पल बुजुर्ग वक्राल जी ने सचमुच स्वर्ग से नरक में गिरने जैसा एहसास किया। असल में खुद निया भी हैरान थी कि वह अब भी दूसरे स्तर की तीरंदाज थी। अगर पिछली रात जालिम ने अचानक उसे धनुष चलाने के लिए न कहा होता तो उसे कभी पता ही नहीं चलता कि उसकी तीरंदाजी कम होने के बजाय और बढ़ गई थी। लेकिन अब जब वह धनुष चलाती थी तो शारीरिक साधना का इस्तेमाल नहीं करती थी। वह इस्तेमाल कर रही थी अपने जीवन स्रोत की शक्ति। लुवाश जाति जन्म से ही तीरंदाज और हर्बलिस्ट होते थे। इन दोनों पेशों में उन्हें प्राकृतिक बढ़त हासिल होती थी। हालांकि निया के शरीर का मानव हिस्सा लुवाश रक्त जागने के बाद दब गया था, लेकिन उसी के साथ लुवाश की विशेषताएं भी पूरी तरह जाग उठी थी। तीरंदाजी में लुवाशों की जन्मजात क्षमता ने सीधे सीधे उसकी तीरंदाज पहचान की कमी को पूरा कर दिया, और उसी ने उसकी ताकत को उन्नत तीरंदाज से उठाकर दूसरे स्तर की जादुई तीरंदाज बना दिया। इतना ही नहीं, अपने जीवन स्रोत की वजह से निया ने पाया कि उसके तीर अब एक भयानक मारक हथियार बन चुके थे। दूसरे स्तर के जादुई तीरंदाज के तीरों में पहले ही जादू की शक्ति जुड़ी होती है। उस पर निया अपने तीरों पर श्राप भी डाल सकती थी, जिनमें सड़न पैदा करने वाली शक्ति होती थी। और अब जीवन स्रोत की रहस्यमयी लुवाश शक्ति भी उनमें शामिल हो गई थी। तीनों शक्तियों के मिल जाने से निया का हर तीर साधारण तीरंदाजों से कई गुना ज्यादा खतरनाक बन गया था। इसीलिए वह एक ही वार में पौराणिक बीस्ट, रेड फ्लेम बीस्ट की चमड़ी भेद पाई थी। अब तक उसने धनुष इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि वह जीवन स्रोत की शक्ति को समझ ही रही थी। यह ताकत उसके लिए नई थी, अनजानी थी।
कल रात ही उसे इसे ठीक से अभ्यास करने का मौका मिला था, इसलिए वह अभी पूरी तरह निपुण नहीं थी। इसी वजह से उसने अब तक इसे छिपा कर रखा। हालांकि वह दूसरे स्तर की तांत्रिक से गिरकर उन्नत काला जादू साधक रह गई थी, लेकिन तीरंदाजी में उसे ऐसा अभूतपूर्व उछाल मिला कि वही पेशा अब उसके लिए बाजी पलटने का मौका बन गया। गुस्से से दहाड़ते रेड फ्लेम बीस्ट को देखकर निया के होंठ हल्के से टेढ़े हो गए। उसकी आंखों में शरारती चमक थी। क्यों रेड फ्लेम बीस्ट? चोट लगने का एहसास कैसा है? उसकी उकसाने वाली आवाज पूरे मैदान में गूंज गई। रेड फ्लेम बीस्ट तुरंत गरजा। एक इंसान द्वारा मजाक उड़ाया जाना उसके लिए सीधी बेइज्जती थी। उसने तुरंत अपना विशाल मुंह खोला और दर्जनों विशाल अग्नि गोले जटायु की ओर फेंक दिए। जटायु फुर्ती से आसमान में घूमकर उन्हें चकमा देता रहा। और उसी बीच निया की हंसी पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंजती रही। निया की जादुई तीरंदाज पहचान सामने आते ही लड़ाई फिर से बराबरी पर आ गई। युद्ध के लगातार बदलते हालात ने सबकी सांसें अटका दी थी। जो लोग अभी तक निया का मजाक उड़ा रहे थे, वे सब चुप हो गए। उनकी आंखों में डर और अपराधबोध साफ दिखाई दे रहा था जब उन्होंने अखंड सूर्य भूमि के लोगों की ओर देखा। किसने सोचा था कि अखंड सूर्य भूमि की शहर प्रमुख इतनी असामान्य होगी? हजारों सालों में किसी ने ऐसा इंसान नहीं देखा था जिसने जादू और शारीरिक साधना दोनों को इस स्तर तक साध लिया हो। अब तक सबको लगता था कि निया सिर्फ काला जादू साधक है। इसलिए जब उसकी ताकत उन्नत स्तर तक गिर गई तो सबने मान लिया कि यही उसकी पूरी शक्ति है। लेकिन किसे पता था, काला जादू साधक की पहचान के पीछे छिपी थी दूसरे स्तर की तीरधनुष वाली तीरंदाज। युद्ध भूमि की हवा भारी हो गई। रेड फ्लेम बीस्ट आग उगलते हुए दहाड़ रहा था। जटायु आसमान में चक्कर काट रहा था और निया शांत खड़ी फिर से धनुष की डोरी खींच रही थी। उसकी आंखों में अब खेल खत्म करने वाली ठंडक उतर चुकी थी। लग रहा था अगला तीर सिर्फ हमला नहीं होगा, बल्कि शायद इस पूरी लड़ाई का अंजाम तय कर देगा। और जैसे ही उसकी उंगलियां डोरी पर कसीं, किसी अनदेखी शक्ति ने मैदान की दिशा बदलनी शुरू कर दी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 1064 विजेता। निया का छोड़ा हुआ तीर पूरे मैदान को हिला गया। एक ही पल में मंच पर चल रही लड़ाई का पूरा हालात उलट गया। जो जटायु अभी तक दबाव में था, वह निया की मदद मिलते ही तुरंत बढ़त में आ गया। दोनों तरफ के मालिक तीरधनुष वाले तीरंदाज थे, लेकिन निया की तीरंदाजी ताकत साफ तौर पर हेमंत दुर्रानी को दबा रही थी। जटायु और रेड फ्लेम पौराणिक बीस्ट फिलहाल बराबरी पर लड़ रहे थे, मगर निया और हेमंत दुर्रानी के बीच का फर्क आज जीत हार तय करने लगा था। आसमान में जटायु बेहद फुर्ती से उड़ रहा था। उसके लिए हमलों से बचना मुश्किल नहीं था। बचते बचाते वह हर बार निया के लिए हमला करने का सबसे सही मौका बना देता। निया के हाथों में करम धनुष चमक रहा था। वह लगातार एक के बाद एक तीर छोड़ रही थी। हर तीर में खतरनाक चमक भरी हुई थी। तीरों की बरसात इतनी घनी थी कि रेड फ्लेम पौराणिक बीस्ट भी उन्हें सीधे झेलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। भले ही तीर उसे गंभीर चोट न दे रहे हों, लेकिन उनमें भरी सुन्न कर देने वाली शक्ति उसे पागल बना रही थी। जादुई तीरंदाज की मारक दूरी सामान्य तीरंदाज से ज्यादा होती है। जटायु ने अपनी गति चरम पर पहुंचा दी और मंच से दूरी बढ़ा दी, जिससे हेमंत दुर्रानी के हमलों की सीमा टूट गई। दूरी बढ़ते ही हवा का दबाव तीरों की दिशा बिगाड़ देता है। निया ने समझदारी से जटायु की गुरुत्व शक्ति को ढाल बना लिया। नतीजा, हेमंत दुर्रानी के तीर ताकत और सटीकता दोनों में कमजोर पड़ गए। लेकिन निया, वह अब भी पूरी सटीकता और ताकत के साथ तीर चला रही थी। जो आदमी अपनी दूरी के फायदे पर जीतने का भरोसा रखता था, वही अब छोटी मारक सीमा की वजह से हारने लगा था।
निया के तीर बारिश की तरह बरस रहे थे। हर तीर सीधा हेमंत दुर्रानी को निशाना बना रहा था। रेड फ्लेम पौराणिक बीस्ट को जटायु के हमलों से बचते बचते भी अपने मालिक की रक्षा करनी पड़ रही थी। वह पूरी तरह उलझ चुका था। निया के लगातार हमलों ने उसके अंदर बची आखिरी शांति भी खत्म कर दी। अग्नि तत्व वाले पौराणिक बीस्ट पहले ही गुस्सैल और आवेगी होते हैं, और निया जानबूझकर उसे और भड़का रही थी। फिर भी रेड फ्लेम पौराणिक बीस्ट निया और जटायु को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। ताकत में थोड़ा अंतर जरूर था, लेकिन अकेले पौराणिक बीस्ट के दम पर जीतना अब नामुमकिन था। निया ने दोनों को धीरे धीरे बंद गली में धकेल दिया था। अब उसके तीर सिर्फ हेमंत दुर्रानी ही नहीं, बल्कि रेड फ्लेम बीस्ट के आगे के पैरों को भी निशाना बना रहे थे। अगर वह अपने मालिक को बचाता तो तीरों से नहीं बच पाता। दर्जनों तीर उसके अगले पैरों में धंस चुके थे। सुन्नता फैल गई। उसका विशाल शरीर डगमगाने लगा। और तभी गुस्से में अपना होश खोते ही जटायु अचानक आसमान से बिजली की तरह नीचे झपटा। धड़ाम! दोनों विशाल पौराणिक बीस्ट जोरदार टक्कर से भिड़ गए। जटायु की नीचे की ओर आती ताकत ने रेड फ्लेम बीस्ट को सीधे हवा में उछाल दिया। उसकी पीठ पर बैठा हेमंत दुर्रानी भी बच नहीं पाया। वह भी मंच से बाहर जा गिरा। अगले ही पल दोनों पौराणिक बीस्ट और हेमंत दुर्रानी मंच के नीचे जोर से आ गिरे। भयानक टक्कर से जमीन फट गई और मंच के नीचे एक विशाल गड्ढा बन गया। धूल और धुआं चारों ओर फैल गया। कुछ पल तक किसी को कुछ दिखाई ही नहीं दिया। लेकिन मंच पर एक पतली सी आकृति अब भी सीधी खड़ी थी। निया, हाथ में करम धनुष थामे, होठों पर हल्की मुस्कान, थोड़ी हल्की ऊपर उठी हुई, पूरी आत्मविश्वास और घमंड से भरी। उसकी आधी बंद आंखें नीचे फैले अराजक दृश्य को शांत नजरों से देख रही थी। मानो सब पहले से तय था। मानो यह जीत उसी की थी। शुरू से पूरा मैदान खामोश हो गया। हर कोई समझ चुका था आज की लड़ाई का रुख किसने बदला है। और शायद यह सिर्फ एक मुकाबले की जीत नहीं थी, बल्कि मंथन ग्रह में निया नाम की नई ताकत के उदय की शुरुआत थी। लेकिन धूल के उस बादल के भीतर क्या सच में लड़ाई खत्म हो चुकी थी, या अभी कोई आखिरी पलटवार बाकी था? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 1065। मेरे काम में दखल देने की तेरी औकात नहीं है। पूरा मुकाबला स्थल सन्न रह गया था। हर किसी की नज़र मंच पर खड़ी उस अकेली आकृति पर टिक गई। मंच के बीचों बीच अखंड सूर्य भूमि की शहर प्रमुख निया शांत खड़ी थी। इस लड़ाई का विजेता कौन है, अब इसमें जरा भी संदेह नहीं बचा था। बुजुर्ग वकराल जी ने भारी मन से अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह लड़ाई इस तरह खत्म होगी। भले ही उनके मन में निया के लिए नाराजगी थी, मगर अब वह उसकी बुद्धि की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। निया लगातार रेड फ्लेम पौराणिक बीस्ट के अगले पैरों पर हमला कर रही थी, सिर्फ उसे घायल करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी संतुलन शक्ति तोड़ने के लिए। अगर ऐसा न होता तो चाहे जटायु अपनी पूरी ताकत लगा देता, फिर भी वह उस बीस्ट को मंच से बाहर गिराने की गारंटी नहीं दे सकता था। क्या चाल चली थी उसने, पूरी तरह सोची समझी और खतरनाक। शुरू से निया का निशाना हेमंत दुर्रानी दिखाई दे रहा था। सबको लगा कि वही उसका असली लक्ष्य है, और जो तीर रेड फ्लेम बीस्ट को छू रहे थे वे बस ध्यान भटकाने के लिए थे। लेकिन सच्चाई उल्टी निकली। असल निशाना तो शुरुआत से ही रेड फ्लेम बीस्ट था। हेमंत दुर्रानी पर हमले सिर्फ इसलिए थे ताकि पौराणिक बीस्ट अपनी सतर्कता कम कर दे। दम घोंट देने वाली ताकत, और उससे भी ज्यादा गहरी योजना। निया ने हेमंत दुर्रानी और रेड फ्लेम बीस्ट दोनों को अपनी चाल में फंसा लिया था। चाहकर भी बुजुर्ग वकराल जी इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सके। निया की बुद्धि साधारण लोगों से कहीं आगे थी।
मंथन ग्रह में शायद ही कुछ लोग होंगे जो इतनी अराजक लड़ाई के बीच इतना परफेक्ट प्लान बना सकें। अब उन्हें समझ आया, इतने कम समय में अखंड सूर्य भूमि को खड़ा करना कोई संयोग नहीं था। उन्होंने सच में उसे कम आंका था। नीचे गिरे हुए जटायु और रेड फ्लेम पौराणिक बीस्ट धीरे धीरे उठ खड़े हुए। दोनों पौराणिक बीस्ट इंसानी रूप में बदल चुके थे। रेड फ्लेम बीस्ट के चेहरे पर बेकाबू गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इंसान उसके खिलाफ चाल चलेगा और वह उस जाल में फंस भी जाएगा। एक पौराणिक बीस्ट का गर्व ऐसी बेइज्जती सह नहीं सकता था। उसकी क्रूर प्रकृति तुरंत बाहर आ गई। वह सीधे निया की तरफ बढ़ा, लेकिन अगले ही पल जटायु बिजली की तरह आगे आया और निया के सामने खड़ा हो गया। उसका शरीर रक्षात्मक मुद्रा में तन गया। उसके आम तौर पर चंचल दिखने वाले चेहरे पर इस समय साफ साफ हत्या का इरादा झलक रहा था। रेड फ्लेम बीस्ट, अगर तूने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मेरी ताकत आधी रह जाए, फिर भी मैं तुझे मारकर ही दम लूंगा। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें अटल संकल्प चल रहा था। रेड फ्लेम बीस्ट व्यंग्य से हंसा। सिर्फ तू? पहले तुझे मारूंगा, फिर उस नीच इंसान को खत्म करूंगा। तुम दोनों को सीधे नरक भेज दूंगा। जटायु की आंखें ठंडी हो गईं। कोशिश करके देख। अगले ही क्षण उसके पूरे शरीर पर भयंकर अग्नि भड़क उठी। बस रेड फ्लेम बीस्ट एक कदम और बढ़ाता और वह अपनी जान की परवाह किए बिना हमला कर देता। जब तक जटायु जिंदा था, कोई भी निया को छू नहीं सकता था। रेड फ्लेम बीस्ट के शरीर पर भी आग भड़क उठी। मंच पर अभी लड़ाई की धूल बैठी भी नहीं थी कि मौत की नई जंग शुरू होने वाली थी। चारों तरफ लोगों की सांसें अटक गईं। रेड फ्लेम बीस्ट, बस करो। अचानक टूटी हुई आवाज गूंजी। धूल के बीच से लड़खड़ाते हुए हेमंत दुर्रानी उठकर खड़े हुए। वह पौराणिक बीस्ट नहीं था। उसका शरीर जटायु और रेड फ्लेम बीस्ट जितना मजबूत नहीं था। अभी हुई टक्कर ने लगभग उसकी आधी जान निकाल दी थी। मुश्किल से संभलते हुए वह खड़ा हुआ था और बोलना भी उसके लिए बेहद कठिन हो रहा था। पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। रेड फ्लेम बीस्ट ने ठंडी नजर से उसे देखा। मेरे काम में दखल देने की तेरी औकात नहीं है। हेमंत दुर्रानी का चेहरा हरा पड़ गया। उसने चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मंच पर फिर से युद्ध भड़कने वाला था और यह देखकर पूरे मैदान के लोगों के दिल नीचे बैठ गए। क्या अभी असली लड़ाई शुरू होने वाली थी, या इस जीत के बाद कोई ऐसा फैसला आने वाला था जो पूरे मंथन ग्रह की ताकत का संतुलन बदल देगा? जारी रहेगा। अगले अध्याय में शायद एक ऐसा मोड़ आए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 1066। मैं नीच नहीं हूं, तुम बस बेवकूफ हो। हुनर कम है और यहां तमाशा करने चले आए। लड़ाई तो बस एक मुकाबला थी, लेकिन अगर उजाला शहर सिटी का पौराणिक बीस्ट मुकाबला खत्म होने के बाद अखंड सूर्य भूमि की शहर प्रमुख निया पर हमला करता, तो ये सिर्फ निजी दुश्मनी नहीं रहती। ये सीधे सीधे चारों देशों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन माना जाता। और उस पल से सब कुछ बदल जाता, क्योंकि इसका मतलब होता देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा। पूरा माहौल अचानक जम सा गया। अखंड सूर्य भूमि के सभी लोग लगभग एक साथ खड़े हो गए। पांचों दोस्त और मन्नत भी तुरंत तैयार हो गई। वे किसी भी क्षण अपने पौराणिक बीस्ट बुलाकर निया की मदद करने वाले थे। लेकिन तभी मंच पर खड़ी निया हल्के से हंस पड़ी। उसने बाहें सीने पर बांध ली और मंच के नीचे खड़े खून उगलती नजर से घूर रहे रेड फ्लेम पौराणिक बीस्ट को शांत आंखों से देखा। धीरे मगर साफ आवाज में उसने कहा, तो यही है एक क्रूर पौराणिक बीस्ट की शख्सियत। लगता है मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा आंक लिया था। हार सहन नहीं कर सकते थे
तो किसी इंसान से अनुबंध करने क्यों आए थे? अगर तुम इतने कमजोर न होते तो अपने मालिक को मुझसे हारने देते ही क्यों? रेड फ्लेम पौराणिक बीस्ट दहाड़ उठा। उसने अपने नुकीले दांत दिखाते हुए गुर्राकर कहा, किसे कमजोर कहा तूने? निया ने भौं हल्की उठाई। उसकी आंखों में डर का नाम तक नहीं था। जो हार जाए उसे क्या कहा जाता है, ये तय करने का हक विजेता का होता है। रेड फ्लेम पौराणिक बीस्ट गुस्से से कांप उठा। तू सच में सोचती है कि अपनी इंसानी ताकत और इस अधूरे जटायु के सहारे तू मेरी बराबरी कर सकती है? अगर इस मंच की सीमाएं न होती तो मैं तुझे 100 बार मार चुका होता। अगर तूने चालाकी से जाल न बिछाया होता और मुझे लापरवाह न बनाया होता तो क्या सच में जीत पाती? एक पौराणिक बीस्ट का अभिमान हार स्वीकार नहीं कर पा रहा था। जैसे ही वो मंच से गिरा था, उसे निया की पूरी योजना समझ आ गई थी। निया ने उसे ये सोचने पर मजबूर किया कि उसका असली निशाना हेमंत दुर्रानी है। उसे अपने मालिक की रक्षा में ध्यान बांटना पड़ा और उसी मौके पर निया ने उसके पैरों पर हमला किया, जिससे जटायु को अंतिम वार करने का मौका मिल गया। उसके हिसाब से यह बेहद नीच चाल थी। निया हल्का सा मुस्कुराई। तुम तो मुझसे भी ज्यादा रोने वाले निकले। खुद को क्रूर बीस्ट कहते हो, लेकिन दिमाग नाम की चीज ही नहीं है। ताकत बड़ी बात नहीं होती। बिना दिमाग के सबसे ताकतवर भी दूसरों के जाल में फंस जाता है। मैं नीच नहीं हूं। तुम बस बेवकूफ हो। हुनर कम है और यहां तमाशा करने चले आए। उसकी बातें बिल्कुल भी नरम नहीं थी। उसने साफ कह दिया, रेड फ्लेम बीस्ट सिर्फ ताकतवर है, समझदार नहीं। सोचने वाली बात थी। करोड़ों साल जीने वाला पौराणिक बीस्ट जो सिर्फ बल पर भरोसा करे और दिमाग इस्तेमाल करना ही न जाने। सच में हास्यास्पद था। रेड फ्लेम बीस्ट का चेहरा काला पड़ गया। किसी इंसान ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत पहले कभी नहीं की थी। लेकिन निया की बातें झूठ भी नहीं थी। वो चाहकर भी खुद को सही साबित नहीं कर पा रहा था। आखिर उसने सिर्फ दहाड़ते हुए कहा, तुम इंसान बहुत नीच होते हो। निया ने हल्का सा झुककर अभिवादन किया और मुस्कुराते हुए बोली, तारीफ के लिए धन्यवाद। दुनिया हर मोड़ पर खतरों से भरी है। दिमाग ना हो तो इंसान या बीस्ट कब और कैसे मर जाए पता भी नहीं चलता। रेड फ्लेम बीस्ट का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसने जिंदगी में इतना बेशर्म इंसान नहीं देखा था। वो उसे गाली दे रहा था और निया उसे तारीफ समझकर धन्यवाद दे रही थी। ज्यादा खुश मत हो। इस बार मैंने अपने दुश्मन को हल्के में लिया। अगली बार अगर हम मिले तो तेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। गुस्सा अभी भी उबल रहा था, लेकिन निया की तानों ने उसे भीतर तक शर्मिंदा कर दिया था। अगर वो अब सच में लड़ता तो ये लड़ाई गुस्से से ज्यादा अपमान की बन जाती और तब उसके पास पौराणिक बीस्टों की दुनिया में जीने लायक चेहरा नहीं बचता। मंच के ऊपर निया शांत खड़ी रही। उसकी आंखों में वही आत्मविश्वास था, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। लेकिन क्या रेड फ्लेम बीस्ट सच में पीछे हट जाएगा, या अपमान की आग आने वाले समय में किसी और भयानक तूफान को जन्म देने वाली थी? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 1067। हर पौराणिक बीस्ट तुम्हारी तरह शालीन और शानदार नहीं होता मेरे जटायु। रेड फ्लेम पौराणिक बीस्ट इतना अपमानित महसूस कर रहा था कि उसका मन कर रहा था जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। लेकिन मौजूदा हालात ऐसे नहीं थे कि वह पलटकर हमला कर सके। आखिरकार उसे अपना गुस्सा भीतर ही निगलना पड़ा और मन ही मन उसने निया नाम की उस नीच और बेशर्म इंसान को कोसना शुरू कर दिया। मैं इंतजार करूंगी, निया हल्के से हंसी।
ऐसी धमकियां वह पहले भी न जाने कितनी बार सुन चुकी थी। हो! रेड फ्लेम पौराणिक बीस्ट ने नाक से आवाज निकाली, अपने शरीर की आग बुझाई और बिना पीछे देखे मुड़कर चल दिया। उसने पीछे खड़े हेमंत दुर्रानी की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। जैसे ही वह चला गया, जटायु ने भी अपनी आग समेट ली और आज्ञाकारी बच्चे की तरह आकर निया के पास खड़ा हो गया। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, उसमें जरा भी तहजीब नहीं है। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। जटायु को सच में समझ नहीं आ रहा था कि कोई पौराणिक बीस्ट हार भी नहीं सह सकता। निया मुस्कुराई और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। हर पौराणिक बीस्ट तुम्हारी तरह शालीन और शानदार नहीं होता, मेरे जटायु। उसे शालीन और शानदार का मतलब भले न पता हो, लेकिन जटायु इतना समझ गया कि उसकी तारीफ हो रही है। उसका छोटा सा चेहरा तुरंत खुशी से खिल उठा और वह बेहद प्यारा लगने लगा। यह दृश्य देखते ही आसपास खड़ी कई लड़कियां चीख पड़ी। इतना प्यारा पौराणिक बीस्ट भी होता है क्या? क्या इसके प्रमुख को पता है कि यह इतनी क्यूट हरकतें करता है? दूर खड़ा हेमंत दुर्रानी चुपचाप निया और जटायु के बीच की सहज नजदीकी को देख रहा था। उसे अभी अभी रेड फ्लेम पौराणिक बीस्ट का अपने प्रति तिरस्कार याद आया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने दांत भींच लिए। दोनों ही पौराणिक बीस्ट थे। फिर भी रेड फ्लेम और जटायु के व्यवहार में ज़मीन आसमान का फर्क क्यों था? उसके दिल में हल्की कसक उठी, लेकिन वह सच्चाई जानता था। उसे रेड फ्लेम पौराणिक बीस्ट की जरूरत थी। जरूरी नहीं कि वह भी उसे चुने। जब तक उसके पंख पूरी तरह मजबूत नहीं हो जाते, वह उसे नाराज करने की हैसियत नहीं रखता था। हेमंत दुर्रानी चुपचाप मैदान छोड़कर चला गया। हार चुका इंसान वहां रुककर क्या करता? निया ने अपनी बेहतरीन रणनीति से व्यक्तिगत मुकाबला जीत लिया था और उसी के साथ अखंड सूर्यभूमि ने चैंपियन बनने के लिए एक अहम अंक भी हासिल कर लिया। जैसे ही उसकी जीत की घोषणा हुई, बुजुर्ग वकराल जी का चेहरा काला पड़ गया। वह तुरंत अपने विश्वासपात्र के साथ मैदान छोड़कर निकल गए। उन्हें उस बदबूदार लड़की को जीत का सम्मान लेते देखना मंजूर नहीं था। उधर अखंड सूर्यभूमि के लोग खुशी से पागल हो उठे। सब मैदान में दौड़ पड़े और निया व जटायु को कंधों पर उठा लिया। आज की जीत निया और अखंड सूर्यभूमि की थी। निया ने सबको खुलकर खुशियां मनाने दी और तभी उसने आखिरकार राहत की सांस ली। कौन समझ सकता था उसके दिल का संघर्ष? कल जब उसे लगा था कि उसकी ताकत पीछे चली गई है, तो वह लगभग टूट ही गई थी। अगर जालिम ने उसे सच न बताया होता, तो शायद वह अपने तीरंदाजी कौशल में आई नई प्रगति को कभी समझ ही नहीं पाती। और अगर ऐसा न होता, तो आज वह और जटायु जीत नहीं पाते। रेड फ्लेम पौराणिक बीस्ट बेहद ताकतवर था और हेमंत दुर्रानी भी आसान प्रतिद्वंदी नहीं था। लेकिन आखिर जीत उसकी ही हुई, है ना? जीत के बाद जश्न तो बनता ही था। अखंड सूर्यभूमि के लोगों ने उजाला शहर की सबसे शानदार सराय बुक कर ली। सब लोग आलीशान हॉल में बैठकर खाना पीना और जश्न मनाने लगे। थोड़ी देर बाद तन्मय निझूमी हल्का नशे में लड़खड़ाता हुआ निया के पास आया। उसका चेहरा लाल हो रखा था। उसने निया के कंधे पर हाथ रखकर दुखी चेहरा बनाया। निया, तूने हम सबसे बहुत कुछ छिपाया है। वह बोला, तुझे पता भी है, पिछले कुछ दिनों से तू इतनी अजीब बर्ताव कर रही थी कि हम तुझे छेड़ने से भी डर रहे थे। बड़ी मुश्किल से तू ठीक हुई और फिर तेरी ताकत अचानक फिर से अलग ही स्तर की हो गई। उसने आंखें तरेरी। ऊपर से तूने हमें ये भी बोल दिया कि तेरी ताकत एडवांस लेवल तक गिर गई है। तू सच में बहुत चालाक निकली। निया बस मुस्कुराती रही। शोर, हंसी, जश्न और साथियों की गर्मजोशी के बीच
आज पहली बार उसे लगा कि सारी मेहनत सच में रंग लाई है। लेकिन क्या यह जीत सच में अंत थी, या आने वाले तूफान से पहले की सिर्फ एक शांत रात? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 1068 जश्न की रात। तूने मुझे इतना डराया ही क्यों? सब तेरी गलती है। हूं। चल, अब सजा के तौर पर। तन्मय निझूमी ने बोलते बोलते 4 उंगलियां हवा में उठा दी। 3 कप। जैसे ही मन्नत ने तन्मय को इतनी बुरी तरह नशे में बकते देखा, जहां उंगलियां कुछ और दिखा रही थीं और मुंह कुछ और बोल रहा था, उसने मुंह में भरी चाय सीधे बाहर उगल दी। बेचारी मन्नत। निया ने उसे साफ मना किया था कि वह शराब को हाथ भी न लगाए। अभी वह छोटी थी, इसलिए उसकी उम्र में कम पीना ही बेहतर बताया गया था। मन्नत ने अपनी टीचर की बात पूरी ईमानदारी से मानी थी और सच में शराब की एक बूंद भी नहीं छुई थी। हाँ, मेरी गलती है, मैं पी लेती हूं। निया ने नशे में धुत तन्मय को देखकर हंसी रोकते हुए कहा। उसे सच में जिज्ञासा हो रही थी कि उन कुछ दिनों में, जब जालिम ने उसकी जगह संभाली थी, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि 5 जानवरों जैसे साथियों की हालत ही बदल गई। तन्मय तो ठीक था, लेकिन चालाक लोमड़ी जैसे आर्यन तक दब गए थे। लगता था जालिम ने सच में सबको अंदर तक हिला दिया था। दीदी। निया के दूसरी तरफ बैठे पराग ने धीरे से उसके कपड़ों का किनारा पकड़ लिया। क्या हुआ? निया ने उसकी तरफ मुड़कर पूछा। हाल के दिनों में वह बहुत शांत और आज्ञाकारी हो गया था। पराग कुछ नहीं बोला, बस अपनी साफ आंखों से निया के चेहरे को ध्यान से देखता रहा, जैसे कुछ परख रहा हो। फिर उसने धीरे से सिर हिला दिया। कुछ नहीं। निया ने कंधे उचकाए और सजा के तौर पर 3 कप शराब पीने लगी। पराग ने होंठ भींच लिए। उसकी आंखों में एक पल को झिझक और बेचैनी चमकी, लेकिन जब उसने निया की शांत मुस्कान देखी, तो उसके मन का अंधेरा धीरे धीरे मिट गया। उसे और क्या चाहिए था? जब तक उसके सामने बैठी यह इंसान उसकी दीदी थी, बाकी सब मायने नहीं रखता था। जश्न के बीच निया ने 5 साथियों के साथ आने वाली समूह लड़ाई की भी चर्चा शुरू कर दी। व्यक्तिगत मुकाबले खत्म हो चुके थे। अब अगला नंबर आर्यन और बाकी साथियों का था। तय की गई समूह लड़ाई कल होने वाली थी। पता नहीं उजाला शहर के प्रतिनिधि कल लड़ाई में उतरेंगे या नहीं। लश्यांग ने कप हाथ में घुमाते हुए सोचते हुए कहा। अभी की स्थिति में बर्फीला शहर और अखंड सूर्य भूमि दोनों एक मुकाबला जीत चुके थे। उजाला शहर अभी तक एक भी जीत हासिल नहीं कर पाया था। ऐसे में अगर वे कल जीत भी जाते, तब भी प्रतियोगिता का नतीजा बराबरी पर ही खत्म होता। वे जरूर आएंगे। आर्यन ने ठुड्डी हथेली पर टिकाते हुए आलसी अंदाज में कहा। उजाला शहर मेजबान है। अगर एक भी जीत बिना खत्म हो गए तो उनकी इज्जत चली जाएगी। और अगर वे समूह लड़ाई जीत गए, तो यकीन मानो बराबरी तोड़ने के लिए कोई न कोई बहाना निकाल ही लेंगे और प्रतियोगिता लंबी खींच देंगे। लश्यांग ने भौहें सिकोड़ ली। अगर ऐसा है, तो कल्प शहर के लोग इतनी जल्दी क्यों चले गए? गहलोत तो निया से हारते ही बिना पीछे देखे भाग खड़े हुए थे। आर्यन हल्का मुस्कुराया। तुझे लगता है सबके सामने निया से बेइज्जत होने के बाद भी उसमें यहां रुकने की हिम्मत बची थी? और वैसे भी कल्प शहर की टोली सबसे कमजोर थी। समूह लड़ाई में वे कोई खास दल खड़ा नहीं कर सकते थे। यह समझदारी कम और निराशा ज्यादा थी। बाकी 3 शहरों के सामने उनकी ताकत लगभग न के बराबर थी। रुकते भी तो बस दूसरों के लिए अभ्यास का साधन बनते। लेकिन अगर उजाला शहर जिद करके समूह लड़ाई में उतरा, तो तीनों टीमों की व्यवस्था कैसे होगी? किसी ने सवाल उठाया। 3 दलों को बराबर बांटना आसान नहीं था। अगर बारी बारी से लड़ाई होती, तो ऊर्जा बहुत खर्च होती और पहले दौर में जिसे आराम मिलता, बाकी 2 दल निश्चित ही नाराज होते। तब विवाद होना तय था।
हॉल में कुछ पल के लिए माहौल सोच में डूब गया। जश्न की हंसी धीमी पड़ गई और हर कोई आने वाले मुकाबले की कल्पना करने लगा, क्योंकि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। और शायद अगली सुबह सिर्फ एक नई लड़ाई ही नहीं, बल्कि ऐसी चाल सामने लाने वाली थी जो पूरे खेल का रुख बदल सकती थी। क्या कल की लड़ाई जीत का फैसला करेगी या किसी छिपे तूफान की शुरुआत होगी? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। चैप्टर 1069 उजाला शहर की शर्मनाक चाल। उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आयोजक खुद ही उसका कोई न कोई हल निकाल लेंगे। निया ने आराम से अपनी सजा वाली शराब का घूंट लिया। उसके चेहरे पर जरा भी फिक्र नहीं थी, मानो ये सब उसके लिए कोई बड़ी बात ही न हो। उसने और पारस लंघन ने एक एक मुकाबला जीत लिया था, लेकिन उजाला शहर अभी तक एक भी जीत हासिल नहीं कर पाया था। अगर अगली लड़ाई का इंतजाम ठीक तरह से नहीं किया गया तो बुजुर्ग वकराल जी का गुस्सा फटना तय था। डैश अखंड सूर्य भूमि के लोग खुशी में डूबे हुए थे, लेकिन उसी समय उजाला शहर के शहर प्रमुख भवन में माहौल बिल्कुल उल्टा था, भारी, ठंडा और दबा हुआ। किसी को नहीं पता था कि हार के बाद रेड फ्लेम पौराणिक बीस्ट कहाँ चला गया। हेमंत दुर्रानी ने उसे कई बार पुकारा, मगर वह एक बार भी सामने नहीं आया। बुजुर्ग वकराल जी का चेहरा बादलों जैसा काला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल उनका धैर्य टूट जाएगा। कुछ लोग खुश थे, कुछ लोगों के हिस्से निराशा आई थी। जिंदगी अक्सर ऐसी ही होती है। डैश खाना पीना और जश्न देर रात तक चलता रहा। आखिरकार अखंड सूर्य भूमि के सभी लोग एक दूसरे के कंधों पर हाथ डाले अपने ठिकाने लौटे और बिस्तर पर गिरते ही गहरी नींद में डूब गए। चारों तरफ गूंजते खर्राटों के बीच रात धीरे धीरे बीत गई और नई सुबह आ पहुंची। डैश आज प्रतियोगिता का आखिरी चरण था। चाहे बर्फीला शहर हो या अखंड सूर्य भूमि, जो भी समूह लड़ाई जीतता वही पूरी प्रतियोगिता का विजेता बनता, और विजेता को कानूनी अधिकार मिल जाता कि वह बाकी 3 शक्तियों के मुनाफे का बड़ा हिस्सा अपने अधीन ले सके। डैश जैसा आर्यन ने अंदाजा लगाया था, उजाला शहर प्रतियोगिता से पीछे नहीं हटा। सुबह सुबह ही बुजुर्ग वकराल जी कड़े चेहरे के साथ मैदान के बाहर आकर बैठ गए थे, लेकिन हेमंत दुर्रानी कहीं दिखाई नहीं दिया। डैश सब लोग इंतजार कर रहे थे कि समूहों की व्यवस्था कैसे की जाएगी। हर कोई जानना चाहता था कि तीनों दल आपस में किस तरह मुकाबला करेंगे। लेकिन जैसे ही मुकाबलों की सूची घोषित हुई, पूरा मैदान शोर से गूंज उठा। डैश उजाला शहर ने लड़ाई को 2 चरणों में बांट दिया था। पहले दौर में बर्फीला शहर और अखंड सूर्य भूमि आपस में लड़ेंगे, और जो जीतेगा वह सीधे फाइनल में जाकर उजाला शहर की टोली से भिड़ेगा। यानी उजाला शहर की टीम बिना लड़े ही सीधे अंतिम मुकाबले में पहुंच गई थी। डैश इस बार की व्यवस्था इतनी बेशर्मी भरी थी कि समझदार इंसान एक नज़र में समझ जाए। यहाँ साफ साफ चाल चली गई थी। बुजुर्ग वकराल जी चाहते थे कि बर्फीला शहर और अखंड सूर्य भूमि पहले ही एक दूसरे से भिड़कर अपनी ताकत खत्म कर लें, और उजाला शहर आराम से किनारे बैठकर तमाशा देखे। अगर पहले वाले मुकाबले में उन्होंने चोरी छिपे चाल चली थी, तो इस बार उन्होंने खुलेआम नियम ही बदल डाले थे। डैश यहाँ तक कि चालाक लोमड़ी जैसे दिमाग वाले आर्यन भी यह देखकर लंबी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। वाह, बेशर्मी की भी हद होती है, उसने धीरे से बुदबुदाया। इतनी मोटी चमड़ी, इतनी खुली पक्षपातपूर्ण चाल कि इंसान गुस्सा भी करे तो शब्द कम पड़ जाए। डैश जैसे ही व्यवस्था घोषित हुई, बर्फीले शहर और अखंड सूर्य भूमि के लोग तुरंत विरोध में चिल्लाने लगे, लेकिन दर्शक दीर्घा में बैठे उजाला शहर के नागरिक पूरी तरह चुप रहे। आखिर वे अपने ही शहर के लोग थे, भला वे बाहरी लोगों का साथ क्यों देते। भले ही उन्हें अंदर से पता था कि यह फैसला गलत है, फिर भी अपने शहर की जीत के लिए उन्होंने इस बेशर्मी को अनदेखा करना ही बेहतर समझा। डैश पूरे मैदान में बर्फीले शहर और अखंड सूर्य भूमि के कुल मिलाकर मुश्किल से 300 लोग थे, जबकि उजाला शहर के स्थानीय लोगों की भीड़ उनसे कई गुना ज्यादा थी। उनकी नाराज आवाजें शोर में दबकर रह गई।
जब भी वे विरोध करते, स्थानीय लोग उन्हें तिरस्कार भरी निगाहों से देखते, मानो शहर प्रमुख का चाल चलना बिल्कुल सही हो और विरोध करना ही शर्मनाक बात हो। डैश। माहौल धीरे धीरे भारी होता जा रहा था। अन्याय साफ दिख रहा था, लेकिन ताकत जिसके हाथ में हो वही नियम लिखता है। निया शांत खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी, मगर भीतर कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि कभी कभी असली लड़ाई मैदान में शुरू होने से पहले ही तय हो जाती है, और शायद अगला पल बताएगा क्या यह अन्याय किसी बड़े विस्फोट की शुरुआत बनने वाला है। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 1070। पांचों दोस्त मुकाबले के लिए तैयार। ये कैसे हो सकता है? उजाला शहर के लोग तो दिन ब दिन बेहया होते जा रहे हैं। मन्नत ने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा। उसके चेहरे पर साफ झुंझलाहट दिख रही थी। लगता है बुजुर्ग वकराल जी जीत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। आर्यन हल्की मुस्कान के साथ बोला, लेकिन उसकी आंखों में चमक अलग ही कहानी बता रही थी। लश्यांक को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कल लगाया गया उसका अंदाजा सच निकल आएगा। उसने सोचा भी नहीं था कि बुजुर्ग वकराल जी इतनी खुली चाल चलेंगे। लगता था उसने उनकी बेशर्मी को कम आंका था। तो अब क्या करें? बहस करें या सीधे लड़ाई शुरू करें? तन्मय निझूमी ने गर्दन आगे बढ़ाकर पूछा। उसे न्याय से खास मतलब नहीं था। असल बात तो यह थी कि आखिरकार उसे अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलने वाला था। निया ने भौं हल्की उठाई और पांचों साथियों तथा मन्नत की तरफ देखा। लड़ाई तो होगी ही। क्या तुम लोगों को उन्हें हराने का भरोसा नहीं है? पांचों ने तुरंत निया को ऐसे देखा जैसे उसने कोई बेहद मजेदार मजाक सुना दिया हो। उनके चेहरों पर साफ लिखा था, ये भी कोई पूछने वाली बात है? चलो फिर लड़ते हैं। 2 राउंड लड़ने में क्या बुराई है? हाथ पैर भी ठीक से खुल जाएंगे। अब तक चुप बैठे यंकेश मुस्कुराए। उनकी आवाज में हल्की उत्सुकता भी थी। निया कुछ पल के लिए चुप रह गई। क्या सच में ये पांचों इतने खाली बैठे थे कि ऐसे विरोधियों से लड़ने के लिए भी उत्साहित हो रहे थे? अगर उन्हें अन्याय की परवाह न होती तो शायद खुद ही जाकर बुजुर्ग वकराल जी से और मुकाबले जोड़ने की मांग कर देते। अच्छे से लड़ना। निया ने एक एक करके पांचों के कंधे थपथपाए और मन्नत का ध्यान रखने को कहा। हिदायत मिलते ही पांचों साथी अपनी जिज्ञासु बच्ची मन्नत को साथ लेकर मैदान की ओर बढ़ गए। मन्नत इधर-उधर ऐसे देख रही थी जैसे मेले में आई हो। समूह लड़ाई में 5 से 10 प्रतिभागी उतर सकते थे। बर्फीले शहर की तरफ से स्वाभाविक रूप से 10 लोगों की टोली उतारी गई। कियांग और वरुण दोनों उप प्रमुखों के साथ। पूरा दल 10 उच्च स्तर के पेशेवरों से बना था। फर्क बस इतना था कि उप प्रमुख टॉप स्तर पर पहुंच चुके थे, जबकि बाकी सदस्य अभी उच्च स्तर की शुरुआत में थे। 10 उच्चस्तरीय विशेषज्ञों की टोली। यह किसी शाही प्रदर्शन से कम नहीं थी। चारों देशों में उच्च स्तर के पेशेवर खुद में बड़े विशेषज्ञ माने जाते थे, और टॉप स्तर वाले तो लगभग दिग्गज कहलाते थे। पूरे मंथन ग्रह में कितने लोग दूसरी श्रेणी की पदोन्नति तक पहुंच पाते थे? बहुत कम। ज्यादातर लोगों के लिए टॉप उच्चस्तरीय विशेषज्ञ ही शक्ति की अंतिम सीमा माने जाते थे। जहां तक दूसरी श्रेणी के उन्नत विशेषज्ञों की बात थी, वे तो फीनिक्स के पंख और एक सिंग वाले जीव जितने दुर्लभ थे, आम इंसान तो शायद पूरी जिंदगी में एक भी न देख पाए। जैसे ही बर्फीले शहर के 10 योद्धा मैदान में उतरे, दर्शकों की निगाहें तुरंत उनकी तरफ खिंच गईं। कियांग और बाकी सब योद्धा थे। लंबे चौड़े शरीर, सख्त चेहरे और दृढ़ चाल। दूर से ही लगता था जैसे लोहे की दीवार आगे बढ़ रही हो। उन्हें देखकर बुजुर्ग वकराल जी भी हल्का सा भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। पारस लंघन इस बार सच में खुलकर खेल रहे हैं। कियांग और वरुण जैसे 2 टॉप उच्चस्तरीय विशेषज्ञों को भी बुला लिया। लगता है जीत उनके लिए बहुत मायने रखती है।
दूसरी श्रेणी से ठीक नीचे की सबसे शक्तिशाली मौजूदगी। इनमें से हर कोई अपने इलाके का दबंग माना जाता था। ऐसी शानदार टोली निकाल पाना सिर्फ दिव्यपंख भूमि जैसा शक्तिशाली संगठन ही कर सकता था। ये 10 जहां भी जाते पूर्ण विशेषज्ञ माने जाते। बुजुर्ग वकराल जी के मन में अब हल्की चिंता घर करने लगी थी। पारस लंघन ने इतनी भारी ताकत मैदान में उतारी थी। उनकी शक्ति सच में डराने वाली थी। हालांकि अखंड सूर्य भूमि पहले एक मुकाबला जीत चुकी थी, लेकिन वह जीत पूरी तरह निया की व्यक्तिगत ताकत की वजह से मिली थी। पिछली टीम लड़ाई में अखंड सूर्य भूमि की सामूहिक ताकत उतनी प्रभावशाली नहीं लगी थी। मैदान में हवा धीरे धीरे भारी हो रही थी। दोनों पक्ष आमने सामने खड़े थे। एक तरफ ताकत का प्रदर्शन, दूसरी तरफ चालाकी से बनाई गई व्यवस्था। और ठीक इसी पल किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगली चाल मैदान में लड़ाई से नहीं बल्कि किसी और जगह से चलने वाली थी। क्या आने वाला पल पूरे मुकाबले का रुख पलट देगा? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना।